Yes, good afternoon, everyone. I hope I'm audible and visible. Diksha, Meghna, Prerna, Vaibhav, Nagalakshmi, Prateek, Kalyani Fani, Abhishek, Vaishnavi, Sharad, Kashish, प्रज्ञा, अक्षिता. सर साइंस बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर. अच्छा ठीक है, वेरी गुड अक्षिता. नेहा, मान्या, शेख, अनुराधा. गुड आफ्टरनून. विश्वनाथ, गुड आफ्टरनून. साइंस एंड टेक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. साइंस एंड टेक की क्लासेस बड़ी अच्छी चलती हैं. हमारे यहाँ पर आपको किसी सब्जेक्ट में आई थिंक दिक्कत नहीं हो रही होगी. साइंस एंड टेक हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सी सेट हो. आई होप कि हम जो कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव ही है बस. और हम अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी को मैच करते हैं. सिर्फ अफोर्डेबिलिटी नहीं, एक एक हद तक ही अफोर्डेबल बनाया जा सकता है चीजों को. अब 1000 रुपए में साइंस एंड टेक दे रहे हैं, पर उससे नीचे नहीं जा सकते. आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस. कोई कह सकता है सर 999 इज ऑल्सो वेरी बिग मनी. हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है. तो फिर आपके लिए अफोर्डेबल कोर्स नहीं है वो. पर जितना अफोर्डेबल मेरी तरफ से हो सकता है मैं बनाता हूं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी. भास्कर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टैटिक के साथ करंट अफेयर जरूरी है. जैसे कि एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी यूट्यूब पर टर्म्स में. वहां पर मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजी के डिफरेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था. यूपीएससी वैसे सवाल पूछता है, इसलिए मैंने डिस्कस किया था. यस, क्या बात है वैष्णवी. जोश इज वेरी हाई सर. 90% प्लस एक्यूरेसी इन इकोनॉमी. ग्रेट ग्रेट. विश्वनाथ, साइंस एंड टेक सुपरबली. ओके ओके ओके, सुपर है. ठीक है, ग्रेट ग्रेट. चलिए क्लास स्टार्ट करें. सब लोग कनेक्ट हो गए? एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दो मुझे. चलो चलो चलो, कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख दीजिए 90% प्लस एक्यूरेसी इन इकोनॉमी. 90% प्लस एक्यूरेसी. हाँ यस, वो थीम 3 का नेहा पहला लेक्चर है जो बजट की एनालिसिस हमने की थी. बिल्कुल, तो मैंने आपसे कहा भी था पढ़ने को. यस सर, 90% प्लस एक्यूरेसी. और कल हम क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे थे? टैक्सेशन. कोई मुझे रिकॉल करवा सकता है कल हमने टैक्सेशन में क्या क्या समझा? बोलो भाई. हमने कल, आइए आज रिकॉल करते हैं. रिकॉल रिकॉल रिकॉल. कल टैक्सेशन हम जब समझने निकले तो सबसे हमने पहले एडम स्मिथ के कैनन ऑफ टैक्सेशन को समझा. 4 प्रिंसिपल्स को समझा. क्या थे 4 प्रिंसिपल? इक्वालिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए. बिल्कुल बात ठीक है. बिल्कुल ठीक है सर. यस सर. उसके बाद हमने क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया टैक्सेस का. कैसे किया सर? 2 टाइप के टैक्सेस होंगे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर इंसिडेंट इंपैक्ट का पॉइंट सेम है तो डायरेक्ट है, अगर अलग अलग है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है. क्लासिफिकेशन में दूसरा हमने क्या किया? सर वैल्यू पर लगाएंगे तो एड वोलेरम टैक्स होगा, और अगर हम किसी के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पर लगाएंगे तो सर स्पेसिफिक टैक्स टैक्स होगा. ठीक है. अच्छा, टैक्स बेसिस ऑन द कैरेक्टर. सर प्रोपोर्शनल हो सकता है, सर प्रोग्रेसिव हो सकता है, सर रिग्रेसिव भी हो सकता है. सर एक हमने डिग्रेसिव भी समझा था. मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो डिग्रेसिव किसे कहते हैं. डिग्रेसिव किसे कहते हैं? तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस किया. फिर हमने डायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ना समझना शुरू किया. इस डायरेक्ट टैक्सेस को हमने थोड़ा सा जूम इन किया. कैसे जूम इन किया हमने? फिर हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस में फिर हम डायरेक्ट टैक्सेस के पास गए. फिर हमने देखा कंपनी के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर और इंडिविजुअल के ऊपर क्या टैक्स लगता है. कंपनी में स्टार्टअप इंक्लूडेड है तो कंपनी को या तो कॉर्पोरेशन टैक्स देना है या तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना है, जिसमें हमने बुक प्रॉफिट के बारे में बात की थी. उसके बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की कि या तो उनको कॉर्पोरेशन टैक्स देना है या तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना है. और याद रखिए इनमें से जो ज्यादा होगा, मोर विल बी पेड, मोर वाला,
ठीक है। फिर हमने इंडिविजुअल के बारे में बात की। इंडिविजुअल हमने ये बात की कि या तो आप इनकम टैक्स दीजिए अपना स्लैब के अकॉर्डिंग, या तो आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दीजिए। स्टार्टअप कौन सी कंपनीज होती हैं जिसकी लाइफ लेस देन 10 ईयर्स हो, नॉट मोर देन 10 ईयर्स, एंड जिसका रेवेन्यू नॉट मोर देन 100 CR। करेक्ट। तो हमने यहां तक की चीज समझी। हमने यहीं पर सेस और सरचार्ज के बारे में भी सीखा था। सर ये दोनों क्या होते हैं? टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, बिल्कुल टैक्स ऑन टैक्स होते हैं। सब रिकॉल होता तो कितना मजा आता है, लगता है यार हाँ हमने तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि जो हमको समझ ना आई हो, पड़ी ना हो। रिकॉल, ऑलवेज बेटा रिकॉल। सेस एंड सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स होता है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो टैक्सेबल इनकम भी समझा था हमने कि सर डिडक्शन विडक्शन लेने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आती है उसमें हम पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर सेस कैलकुलेट करते हैं, फिर सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल इनकम के ऊपर सरचार्ज, देन दोनों का उठा के सेस लगाते हैं और आंसर आता है। बिल्कुल ठीक है। सरचार्ज एक लिमिट के बाद लगता है। सरचार्ज किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, पर सेस किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। हमने ये सब चीज समझी थी। करेक्ट, हमने ये सब चीज समझी थी। साथ में एक टैक्स समझा था जिसका नाम था एंजल टैक्स, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, अबॉलिश्ड। फिर हमने डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ और समझा। ये तो चलो इनकम इनकम के ऊपर लग गया, प्रॉफिट के ऊपर इनकम के ऊपर लग गया। फिर हमने टैक्स ऑन असेट्स, ट्रांजैक्शंस, यस। फिर हमने ये क्या पढ़ा था कि सर इसमें एसटीटी होता है, सीटीटी होता है, जिसको क्यूमुलेटिवली हम एफटीटी बोलते हैं। इस सिक्योरिटी पर जितना आप परचेज कर रहे हैं, शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, उस परचेज की वैल्यू पे लगता है। फिर हमने यहीं पर पढ़ा था, क्या हो रहा है, मेरी आंखें धुंधली क्यों पड़ रही? सब ठीक है चश्मे में? एवरीथिंग इज गुड। और माई आईज आर, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है एंड दीज लाइट्स, ये लाइट्स परेशान करती हैं। सीटीटी, एफटीटी, एसटीटी, सीटीटी, ये एफटीटी था। फिर हमने कैपिटल गेन टैक्स पढ़ा, जिसमें हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात की। लॉन्ग टर्म कितना है 12.5%, शॉर्ट टर्म कितना है 20%। हमने यहीं पर डीडीटी के बारे में बात की थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको हटाकर हमने क्या किया है, हमने उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करके स्लैब के अकॉर्डिंग पे करना है। हमने बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की थी कि बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट के साथ भी हम यही काम करते हैं, टैक्सेबल इनकम में ऐड करके स्लैब के अकॉर्डिंग पे करते हैं। फिर हमने यहीं पर एक कॉन्सेप्ट समझा था इंडेक्सेशन बेनिफिट का, इंडेक्सेशन बेनिफिट का, जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और रियल एस्टेट पे लगता है। रियल एस्टेट वाले में एक न्यूज आई थी, वो हमने पढ़ा था 23 जुलाई, याद है आपको, 2024, कि अगर आफ्टर आपने प्रॉपर्टी बाय की है, बाद में बाय की है आफ्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर पहले अगर पहले परचेज किए तो आपके पास दोनों चॉइस अवेलेबल है, चॉइस 1 एंड चॉइस 2। इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेंगे तो 12.5% पे करना पड़ेगा, अगर लेंगे तो 20% पे करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें हमने की थी। लास्ट में हमने जाते जाते एक कॉन्सेप्ट और समझा था, जिसका नाम है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। और हमने एक चीज और समझी थी, टैक्स रिफंड। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमने ज्यादा पैसा पे कर दिया टीडीएस के नाम का, और आपका टैक्स का लाइबिलिटी कम है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैसा वापस कर देगी, आपका पैसा वापस कर देगी। कितने मिनट लगे? मात्र 10 मिनट लगे, 10 मिनट से कम ही लगे। और हमने पूरा रिवाइज कर लिया या नहीं कर लिया, रिकॉल कर लिया? हाँ, हॉट मनी टॉबिन टैक्स भी, बिल्कुल। हॉट मनी कौन भूल सकता है, हॉट मनी टॉबिन टैक्स, बिल्कुल, ये भी हमने किया था। बाय बैक टैक्स भी किया था।
यस, चलिए ठीक है। तो हमने क्या रिकॉल किया यार, मजा आ गया, बिल्कुल सॉलिड मजा आया है, सॉलिड। ये लो साइड में कर दिया। अब आते हैं बाकी चीजों पे समझने। हम मिसलेनियस टैक्स से समझ रहे थे, जिसमें हमने टैक्स रिफंड समझ लिया और हमने टीडीएस समझ लिया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ऑफसेटिंग की बात हुई थी, वर्चुअल असेट्स की बात हुई थी, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है। शुरू करें आज की क्लास। एक बार सब लोग मुस्कुरा कर कह दो दिल से कि एकदम सर शुरू करो, मजा आएगा। तो फिर आज दिल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल रोज की तरह दिल से पढ़ाएंगे। कट मोशंस पहले किया था पिछली वाली क्लास में। कट मोशन, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, टू टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सब हमने किया था। यस, पक्का, यस, रेडी सर, ओके। मेरी एनर्जी कम है, तुम संभाल लेना मुझे। जैसे हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टैक्स डिडक्शन, डिडक्शन एट सोर्स। मतलब जहां से आप पैसे लेने जा रहे हो, सैलरी जहां से आपको मिलेगी, मान लो किसी कंपनी से सैलरी आपको मिलेगी, तो वो कंपनी क्या होगा, वो कंपनी सोर्स होगा। लेट से आपको अगर हर महीने 2 लाख रुपए देने हैं, तो वो हर महीने 2 लाख रुपए आपको नहीं देंगे। 24 लाख रुपीज प्रॉपर एक साल में उनको आपको मिलना चाहिए। तो 24 लाख रुपीज आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आपके अकाउंट में हो सकता है 20 लाख रुपीज ही ये लोग दें, कंपनी वाले। क्यों? वो कहेंगे 4 लाख रुपीज हमने डिडक्ट कर दिए हैं, डिडक्ट कर दिए हैं, बिल्कुल। कहां पर? सोर्स में। सोर्स वो है जहां से पैसा मिलता है, जहां से पैसा मिलता है। तो सोर्स को पैसे देने थे, देने थे किसको? एम्प्लॉय को। तो उन्होंने क्या किया, पैसा सोर्स में ही डिडक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? कि हो सकता है एम्प्लॉय अपना टैक्स रिटर्न भरे ना भरे, ये इस पैसे को ब्लैक मनी तो नहीं कर देगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको ये बात बोलती है सोर्स वालों को कि आप सोर्स में ही पैसा डिडक्ट करके सैलरी देंगे। तो उन्होंने सोर्स में ही पैसा डिडक्ट किया, और डिडक्ट किया पैसा कहां सबमिट करवा दिया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दिया। आपके पैन कार्ड के अंदर, आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपका अकाउंट क्रिएट होगा, उस पैन कार्ड में आपका 4 लाख रुपए जाकर ऐड हो जाएगा। देन सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा। जब एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल फाइल योर टैक्स रिटर्न, यू विल फाइल योर टैक्स रिटर्न। लेट से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी, आपको टैक्स आपने कैलकुलेट किया, आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आती है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स रिटर्न भर के बोलोगे कि हेलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, I have a tax liability of only 3 lakh rupees, but you have 4 lakh rupees of mine. So 1 lakh rupees का टैक्स रिफंड दीजिए हमको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल हैप्पीली इशू योर टैक्स रिफंड ऑफ 1 लाख रुपीज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा 1 लाख रुपए आप अपने पास रखिए सर, आपका 1 लाख रुपए ज्यादा था हमारे पास, आपकी लायबिलिटी 3 लाख रुपए की है, तो 1 लाख रुपए का हम टैक्स रिफंड दे रहे हैं आपको। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी लेट से 5 लाख रुपीज होती और आपके सबमिट होते 4 लाख रुपीज, तो बैलेंस कितना बच जाता? 1 लाख रुपीज। तो आपको 1 लाख रुपीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फर्दर सबमिट करवाने पड़ते। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, साथ में टैक्स रिफंड का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। मैंने दोबारा भी समझा दिया, दोबारा भी समझा दिया। मैं इसलिए 2 बार समझाता हूं ताकि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो समझ में आ जाए। अब हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वहां टैक्स डिडक्शन था, यहां टैक्स कलेक्शन है। इसको बोलते हैं टीसीएस। कंपनी नहीं है ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। अब मेरी बात सुनो, एक कहानी सुनाऊं, एक कहानी सुनाऊं। मैं रास्ते से जा रहा था, मैं भेलपुड़ी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुड़ी खा रहा था, गाड़ी से किसी को घुमा रहा था, मेरी गाड़ी खराब हुई, मिर्ची तुझको क्यों लगी? सर कुछ भी बोलते हो, कुछ भी, मतलब कुछ बन नहीं रहा। अरे नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, अभी कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना यार, क्यों टेंशन लेते हो? तो मान लो मुझे एक नई कार खरीदनी है। क्या खरीदनी है? नई कार, ब्रांड न्यू मर्सिडीज खरीदनी है। मान लेते हैं वो कार की कीमत है 1 करोड़ रुपीज। तो मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया। अब देखो, मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया और मैंने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए वाली ये जो मर्सिडीज है, ये मुझे बाय करनी है। तो ये लोग क्या करेंगे? मर्सिडीज वाले कहेंगे ठीक है सर, बाय करनी, ये रही आपकी कार,
आप हमें पेमेंट कर दो। तो मैंने अपनी कैश की गड्डियां निकाली, झोला निकाला और उसमें खूब ढेर सारी गड्डियां थी 500-500 रुपए की। तो मैंने कहा ये रहे टोटल 1 करोड़ रुपीस, आप ये रखो और कार मुझे दे दो। इन्होंने कहा मर्सिडीज वालों ने कि सर ठीक है, उन्होंने पैसा एक्सेप्ट किया, कार दे दी। अच्छा प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपने 1 करोड़ रुपए की कार ली है, मैंने 1 करोड़ रुपए की कार ली है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स के नाम का 0 रुपए सबमिट करता हूं। मतलब मैंने जो पैसे से कार खरीदी है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता ही ना चले कि मैंने कोई इतनी महंगी कार खरीदी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सपना थोड़ी आएगा कि ये टैक्स 0 भर रहा है और कार इसके पास बड़ी 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 कारें हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको बोलता है, किनको, सोर्स को बोलता है कि जब भी तुम किसी को कार दोगे, ये एग्जांपल है, कार का एग्जांपल है, किसी पर भी अप्लाइड होगा। सोर्स से कहेंगे जब भी आपने इनको 1 करोड़ रुपए की कार दिया तो इनसे 1 करोड़ रुपए मत लीजिए, आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए लीजिए। तो मर्सिडीज वालों ने मुझसे बोला कि सर 1 करोड़ 10 लाख पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए क्यों पे करने पड़ेंगे? कह रहे सर आपने क्योंकि इतनी महंगी कार ली है, नॉर्मली बोल रहा हूं, कोई भी कार लो, आपने ये कार ली है तो आपको थोड़ा सा पैसा और पे करना पड़ेगा, और ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, हम नहीं लेंगे, ये पैसा आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम पैन कार्ड जो आपका है उसमें सबमिट करवा देंगे। तो हम आपसे कुछ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, सोर्स डिडक्ट नहीं कर रहा है, सोर्स डिडक्ट नहीं कर रहा है, सोर्स कलेक्ट कर रहा है पैसा। सोर्स ने पैसे कलेक्ट किया, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद मेरे पैन कार्ड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दिया। अगर मेरे यहां 10 लाख रुपए सबमिट हैं, तो अगर मैं टैक्स रिटर्न अपना 0 फाइल करता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता कि तुम्हारे नाम का 10 लाख रुपए यहां सबमिट है, तुम्हारी टैक्स की लायबिलिटी 0 कैसी है? तो वो छानबीन करेंगे, फिर देखेंगे आपने 1 करोड़ रुपए की कार ली है, आपके पास 1 करोड़ रुपए कहां से आए, तब आप पकड़े जाएंगे। मतलब अब आपको सही ढंग से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपका पैसा ज्यादा सबमिट है तो टैक्स रिफंड आएगा, अगर कम सबमिट है तो आपको उतनी लायबिलिटी, जितनी रिमेनिंग लायबिलिटीज है उतना वो पे करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये सब टैक्स इवेजन ना हो सके, टैक्स कोई बचा के ना ले जा सके, टैक्स सबको पे करना है, सब लोग पे करे, इसके लिए इंश्योर किया जा रहा है टीडीएस और टीसीएस के थ्रू, ताकि लोग अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। लेकिन टीसीएस क्या है, कलेक्शन एट सोर्स, कलेक्ट कर रहे हैं, डी क्या है, डिडक्शन एट सोर्स, डिडक्ट कर रहे हैं। बोलिए भाई, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, समझ आया या नहीं आया? आराम से देख लो और मुझे कमेंट सेक्शन बता दो। नहीं आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा, नहीं आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा। यहां पे सोर्स ने कलेक्ट किया एक्स्ट्रा अमाउंट, वहां पर सोर्स ने डिडक्ट किया था एक्स्ट्रा अमाउंट। डिडक्ट करके आपका पैसा वो खुद नहीं रख रहे, आपका पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवा रहे। समझ में आ गया? ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट और सीख लिए भाई, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स रिफंड हमने सीख लिया था। आइए समझते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स क्या होता है। प्रिजम्पटिव टैक्स क्या होता है, मान लीजिए मैं एक शॉप कीपर हूं, शॉप ओनर हूं, एक मेरी किराना की शॉप है जहां पर साबुन, लेस के पैकेट, बिस्किट, राइस, व्हीट, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, स्टेशनरी का सामान, सब कुछ मिलता है। अच्छा ठीक है, आप मुझसे सामान लेंगे, मुझे पैसा देंगे, सामान लेंगे पैसा देंगे, सामान लेंगे पैसा देंगे। अब मेरे पास दिन भर में न जाने कितनी ट्रांजैक्शंस आती हैं, महीने में मेरा पता नहीं कितने का टर्नओवर होता होगा। चलो मैं पता कर सकता हूं टर्नओवर कितने का होगा। टर्नओवर कितना होता है, टोटल सेल को बोलते हैं, फिर एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ता है, तब जाके प्रॉफिट आएगा। इसको आपके लिए, इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, बुक ऑफ अकाउंट रखना पड़ेगा। बुक ऑफ अकाउंट मतलब कि आप पूरा डेली बेसिस पर क्या मेंटेन करोगे कि हम इतना सामान लिया था, इतना हमने एक्सपेंडिचर किया, इतना प्रॉफिट बना, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया। एक बुक में, एक किताब में आप पूरा का पूरा चीजें लिखोगे, एक पूरा का पूरा चीजें लिखोगे, इसे हम कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट। तो टर्नओवर कितना हुआ, वो सेल हो गई आपकी, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, प्रॉफिट कितना आया,
आप सब लिखोगे, कुछ लोग लिखते नहीं है भाई, बहुत से लोग हैं जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि चलो ठीक है, इनको इतनी समझ नहीं है कि अपना पूरा मेंटेन करें, और ऐसा मेंटेन करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटी एक्ट में एक सेक्शन है 44 एडी, सेक्शन 44 एडी, वो ये बोलता है कि चलो ठीक है, आप पूरा का पूरा ढंग से कैलकुलेट मत करो कि भाई आपका कितना प्रॉफिट आएगा, आप देखो आपकी टर्नओवर कितनी है, और अगर आपकी टर्नओवर जितनी भी है उसके हिसाब से आपको लगता है कि भाई मैं अपनी टर्नओवर का लेट से 8% आप प्रॉफिट दिखा दो, 8% जो भी, अब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया एग्जैक्टली, तो कह रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पेमेंट लेते हैं तो आप 8% अपना प्रॉफिट दिखा दो, अगर सिर्फ ऑनलाइन लेते हैं तो आप 6% अपना प्रॉफिट दिखा दो। प्रॉफिट दिखाने के बाद इस 6% पर जितना टैक्स बनता है, ये प्रिज्यूम कर लो, ये प्रिज्यूम कर लो कि आपका टर्नओवर जितना है इतना प्रॉफिट हुआ होगा, 8% 6%। ये क्या कर रहे हैं हम एक्चुअल नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की है, हमें नहीं पता कितना एक्सपेंडिचर किया है हमने, हमारा कितना प्रॉफिट एग्जैक्ट होता है हमें नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा टर्नओवर हमें पता है कि हमने टोटल सेल कितनी की है, हम अज्यूम कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 8% है। लेट्स से मुझे 100 या 1 करोड़ रुपीस का मेरा टर्नओवर है, तो मैंने मान लिया कि 8% जो है मेरा प्रॉफिट है, यानी 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, 8 लाख रुपीस के ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा, ये मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, और इसके ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा जितना भी आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत यह कहा जाता है कि अगर आप बुक ऑफ अकाउंट नहीं रख पा रहे हैं, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से कम होना चाहिए, और चीजें टेक्निकल चीजें हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं पता होने की। लेकिन प्रेजेंटिव टैक्सेशन में क्या मतलब होता है कि आप अपना प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट मत कैलकुलेट करो, आपका टर्नओवर है उसका 8% आप मान लो, प्रिज्यूम कर लो कि आपका इतना प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट के हिसाब से जितना टैक्स बनता है आप उतना टैक्स पे कर दो। आप 8% से ज्यादा मानना चाहते हैं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिनिमम 8% तक मान सकते हैं, उसके ऊपर आपको और मानना है तो आप अपना दिखा सकते हैं, दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में प्रिज्यूम करते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ होगा, उसके हिसाब से जितना टैक्स लायबिलिटी आएगा उतना पे करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। आई होप यहां पर आपको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन समझ में आया। टीसीएस एंड टीडीएस आर सेम, हद तक सेम कैसे हैं, एक डिडक्ट कर रहा है, एक कलेक्ट कर रहा है, तो वो कलेक्शन और डिडक्शन का ही अंतर है जो आप पूछ रहे हैं। टीडीएस इज डिडक्शन एट सोर्स, टीसीएस इज कलेक्शन एट सोर्स। मतलब आप तो डिक्शनरी मीनिंग समझ रहे हो, अब तो कह रहे हैं व्हाट्स द डिफरेंस, टीसीएस और टीडीएस में क्या डिफरेंस है, डी फॉर डिडक्शन है, सी फॉर कलेक्शन है, पर्पस दोनों का एक ही है कि आपके नाम का पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएंगे ताकि आप टैक्स रिटर्न अपना फाइल करो, बस। हाँ, वर्क दोनों का सेम है शेख, दोनों का एक ही काम है, टैक्स रिटर्न फाइल करवाना, प्रोसेस अलग अलग है तो नाम अलग अलग है। ऐसे तो तुम भी ह्यूमन हो, तुम्हारा नाम शेख जावेद क्यों है और मेरा नाम तुषांत यादव क्यों है, तुम भी ह्यूमन हो मैं भी ह्यूमन हूं, हम दोनों ह्यूमन है, तो हम दोनों का नाम सेम होना चाहिए था क्या। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन समझ में आया, टीसीएस टीडीएस समझ में आ गया था बिल्कुल, अंडरस्टूड हदसा, अंडरस्टूड और नॉट। शेख कह रहा सर समझ में आ गई बात, अब तो आपने ह्यूमन के बारे में बात कर गॉट इट, अच्छा ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, मैं रुका हुआ हूं इसलिए पूछ लो, क्योंकि जब मैं आगे करने लगता हूं तब आपके मैसेजेस आते हैं। सर बोथ कैन बी अप्लाइड टू एनीवन, डिपेंड्स अपॉन दी, अगेन डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस। एम्प्लॉय हो तो डिडक्ट होगा, कुछ खरीदने जा रहे हो तो कलेक्ट होगा। भाई कलेक्शन करेगा जब आप कुछ परचेज करने जाओगे, तभी कलेक्ट कर सकते हैं। डिडक्शन कब होगा, जब आप किसी से पैसे ले रहे हो। अब मैं ओनर हूं, मेरे पास जो पैसा आएगा मैं किसी से ले रहा हूं, तो मेरा टीडीएस थोड़ी होगा। मेरे एम्प्लॉय जो होंगे मैं उनका टीडीएस काटूंगा और उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनके नाम का जमा करूंगा।
सर सिर्फ डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग याद रखना है इसको। डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग दोनों एक ही बात है। अगर आप बात समझ गए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है तो आप बात समझ गए। अंडरस्टूड हदसा? ओके चलो एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, अच्छा लोग क्या करते हैं, अब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है लेट्स से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। टैक्स लोग फाइल करते हैं कब? 31 मार्च को। अच्छा पूरे साल गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है, बिल्कुल सर करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास मेजर रेवेन्यू आता है लास्ट मंथ में। भाई 1 अप्रैल से समय शुरू हुआ, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो 1 अप्रैल को भी करना है, अप्रैल के बाद मई को भी करना है, जून को भी करना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी भी करना है, फरवरी भी करना है। पर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कब? मार्च में। जब लोग मार्च में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, या मार्च के बाद अप्रैल में जून में जब फाइल करेंगे। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो आपका रेवेन्यू का टाइम कंसंट्रेटेड है भाई, एक समय पर पैसा आता है मेरे पास, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर करना तो पूरे 12 साल मुझे करने हैं, 12 महीने करने। द होल ईयर आई हैव टू डू एक्सपेंडिचर बट द टाइम ऑफ रेवेन्यू इज वेरी लिमिटेड। तो गवर्नमेंट कहती है लोगों से कि आप एडवांस में टैक्स भर दो। मतलब गवर्नमेंट कहती है देखो हर साल आप टैक्स भरते हो, बिल्कुल। किसी से कहा लेट्स से XYZ पर्सन से गवर्नमेंट ने पूछा कि आप हर साल टैक्स पे करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी करते हैं। कह रहा कि आप कब पे करते हो? उन्होंने बोला कि हम 1 जून को पे करते हैं। कह रहा कितना अमाउंट होता है आपका? उन्होंने बोला कि हमारा अमाउंट अप्रोक्स 5 लाख रुपए होता है, 5 लाख रुपीज हम गवर्नमेंट को हर साल एज अ टैक्स में पे करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार 5 लाख रुपए तुम्हें पे करना है, ठीक है, तो तुम एक काम करो, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पैसा पे कर दो। फॉर एग्जाम्पल जून 2026 में आपको 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है जून 2026 को 5 लाख रुपए ना पे करके आप एक काम करो, जब 2025 आया था तो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर आया होगा जनवरी फरवरी मार्च, ये 2026 का होगा, ये 2025 का है, ये 2025 का है। गवर्नमेंट कहती है आपको यहां से यहां तक का टैक्स पे करना है 12 महीने का। आप पे करते हो जून को, जून 2026 को 5 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है यार एक काम करो, 5 लाख रुपए पे करना है, आप एक काम करिए ना कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा पे करते रहिए हर एक क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा एडवांस में पैसा पे करते रहिए। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया तो हम आपका टैक्स रिफंड कर देंगे। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया, इफ यू हैव पेड मोर वी विल इनिशिएट योर रिफंड। तो गवर्नमेंट सेइंग कि इंस्टेड ऑफ पेइंग एक टाइम में, वन टाइम में पेमेंट करने से अच्छा है कि यू शुड पे इन एडवांस। थोड़ा थोड़ा पैसा एडवांस में पे करो, 1.5 लाख पे कर दो, 1 लाख रुपीस पे कर दो, 1.5 लाख रुपीस पे कर दो, 1 लाख रुपीस पे कर दो। तो ऐसे करके आप क्या करो, ऐसे करके आप मुझे अपना 5 लाख रुपए दे दो। अगर ज्यादा आ गया तो फिर बाकी अमाउंट आप जून में पे कर देना, जून में पे कर देना। इसे हम बोलते हैं एडवांस टैक्सेशन। एडवांस टैक्स में क्या होगा? एडवांस टैक्स में होगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में मिसमैच नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? मिसमैच नहीं होगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा कुछ टाइम पर और एक्सपेंडिचर पूरा साल कर रहे हैं, तो एडवांस में आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते रहो तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। लाइक इंस्टॉलमेंट बिल्कुल रिलीफ नहीं है एडवांस पेमेंट में, एडवांस पेमेंट तो करनी है। अगर आप एडवांस पेमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि आप वन टाइम पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो एडवांस आपकी जितनी टैक्स लाइबिलिटी, गवर्नमेंट वैसे भी इतना लाइबिलिटीज आपके पास करती है, गवर्नमेंट आपको वैसे भी इतना टैक्स रिलीफ देती है, डिडक्शन देती है, एग्जम्पशन देती है। यस, तो एडवांस टैक्स में गवर्नमेंट कहती है कि हमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो एडवांस में, दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब क्या, प्रिज्यूम कर लो आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, प्रिज्यूम कर लो आपका इतना प्रॉफिट हो रहा होगा, उसके ऊपर आप टैक्स भर दो, ठीक है। यस, फिर आता है एक पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स लिखिए, हेडिंग डालिए, पिगोवियन टैक्स। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, या दुनिया पर आप क्या इंपैक्ट डालते हैं। एक्सटर्नैलिटी, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो एक्सटर्नैलिटी है वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। कोई मेरे बगल में सिगरेट पी रहा होगा
तो मुझे भी हार्म कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग करवा रहा है मुझे, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पिगोवियन टैक्स लगाएंगे अगर एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव हुई तो। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के ऊपर हम पिगोवियन टैक्स लगाएंगे, यानी ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी चीजों पर हम और टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा पिगोवियन टैक्स। तो पिगोवियन टैक्स लगता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर तो क्यों ही लगेगा, नेगेटिव के ऊपर लगता है। और एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिव इकोनॉमिक ये क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिव एक्सपीरियंस्ड, ये शायद सही से लिखा नहीं है, एक्टिविटी होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए भाई, क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपीरियंस भाई अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, बिल्कुल अब सही है, वो गलती से टाइप हो गया, माफ कीजिएगा। विश्वनाथ, नॉर्म्स कैन बी डिफरेंट, अब वो क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आप एडवांस में क्या दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर सीए बनना होता तो हम जरूर जाते, पर वहां पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना समझना है एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस में टैक्स पे क्यों करना होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स रिफंड क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, टीडीएस क्या होता है। पिगोवियन टैक्स कब लगता है, जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटी मतलब जब आपके कुछ काम करने का नेगेटिव इंपैक्ट पड़े किसी और के ऊपर, तो वो कैसी है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब आपने क्रूड ऑयल किया या आपने कोई इंडस्ट्री खोली, इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट है आपने नदी में डाल दिया, अब रिवर में डालने की वजह से रिवर में मछलियां मर गई तो फार्मर जो था, जो फिशिंग कर रहा था, फिशिंग फार्मर को इंपैक्ट हो गया। तो आपने कैसी एक्सटर्नैलिटी क्रिएट की, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट की। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है आप क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं बाहर वालों पे। अगर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाएंगे ताकि आप सुधर जाएं, पिगोवियन टैक्स। लिखा आपने, डन है, बोलिए। अब आते हैं टैक्स इलास्टिसिटी के ऊपर और टैक्स बॉयंसी के ऊपर। पहले इलास्टिसिटी समझते हैं, इलास्टिसिटी। अब मेरे पास अभी यहां पर कुछ है नहीं जिसको मैं खींच के दिखा सकूं कि इलास्टिक है या नहीं है कुछ दिख नहीं रहा मेरे पास, अरे दिख गया भाई, किस्मत हो तो मेरे जैसी। ये क्या है, इलास्टिक। तो जितना खींचूंगा तो रबड़ भी खींच रही है, तो रबड़ कैसी है, इलास्टिक है। रबड़ कैसी है, इलास्टिक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय टैक्स इलास्टिसिटी, मेरे फोर्स लगाने से रबड़ खींच रही है, रबड़ की लेंथ बढ़ रही है, मेरे कुछ करने से रबड़ की लेंथ बढ़ रही है, तो रबड़ मेरे फोर्स बाहर लगाने पे बढ़ रही है, तो रबड़ इलास्टिक है। और मैं अगर और जोर से खींच दूं तो ये टूट जाएगी, जब ये टूट जाएगी तो वो इन इलास्टिक हो जाएगी उसके बाद। करेक्ट 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 करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। जब हम इकोनॉमी में टैक्स रेट बढ़ाएंगे, पहले हमने कहा लोगों से कि आपको मात्र 5% टैक्स देना है, तो लोगों ने कितना सबमिट करवाया, लेट्स से 5 लाख रुपीस का टैक्स रेवेन्यू आया। क्या आया बच्चों, टैक्स रेवेन्यू आया। फिर मैंने कहा कि टैक्स रेट हम बढ़ाते हैं, टैक्स रेट पहले 5% था तो 5 लाख रुपए आए। फिर मैंने टैक्स रेट और बढ़ाया, 10% किया तो 10 लाख रुपए आए। फिर मैंने उसको और बढ़ाया, 20% किया तो 20 लाख रुपए आए। फिर मैंने और बढ़ाया, 50% कर दिया तो 40 लाख रुपए आए। फिर मैं उसको और बढ़ाया, 60% कर दिया तो 20 लाख रुपीस टैक्स रेवेन्यू आया। फिर मैंने 80% कर दिया तो रेवेन्यू आया 10 लाख रुपीस। 100% कर दिया तो रेवेन्यू आया 1 लाख रुपीस। सर क्या हो गया, ये टैक्स रेट बढ़ा रहे थे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, टैक्स रेट बढ़ा रहे थे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक समय के बाद टैक्स रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम पहुंचा, उसके बाद में आपने टैक्स रेट बढ़ाना शुरू किया, टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया। क्यों क्यों क्योंकि
मान लो मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं 100 रुपए कमाता हूं, गवर्नमेंट अगर कहने लगी कि मुझे 100 रुपए का 90% टैक्स दो, तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि मैं काम ही नहीं करूंगा, जाओ। अरे जब 90 रुपए आपको रखने हैं, मेरी झोली में 10 रुपए आएगा, पूरी मेहनत मैं करूं, 10 रुपए मेरे पास आएगा, तो मैं मेहनत ही क्यों करूं? तो मैं टैक्स या तो पे नहीं करूंगा, काम करूंगा, टैक्स की चोरी करूंगा, टैक्स इवेड करूंगा। क्यों? अरे इतना टैक्स कौन पे कर सकता है? तो मैं टैक्स इवेजन करूंगा, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर मुझसे कहे कि तुषान जी आपको 30% टैक्स पे करना है, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है गवर्नमेंट, 30 रुपीज तुम रखो, 70 रुपीज मैं रखता हूं। और ये 30 रुपीज में क्यों दे रहा हूं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ने रोड बनवाई है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगवाए हैं, उन सब में पैसा लगता है, तो उन सब चीजों का मैं यूज भी कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि ठीक है गवर्नमेंट, आप 30 रुपए रख लो। ये चीज कही एक बड़े अच्छे इंसान थे जिनका नाम है अर्थर लाफर। इन्होंने कर्व दिया जिसका नाम था लाफर कर्व, लाफर कर्व। उन्होंने एक बात बोली, कर्व इस तरह का है लाफर कर्व, अर्थर लाफर साहब ने दिया था। एक्स एक्सिस पर रखा टैक्स रेट, वाई एक्सिस पर रखा टैक्स रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि एक समय पर अगर टैक्स रेट 0 है तो टैक्स रेवेन्यू भी 0 होगा। जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। बढ़ाते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस टैक्स रेट पर, उस पर्टिकुलर टैक्स रेट पर आपका टैक्स का रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर आपने ज्यादा टैक्स रेट बढ़ाया तो टैक्स रेवेन्यू आपका कम होने लगेगा, क्योंकि लोग टैक्स इवेड करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे बच्चों? इवेड करने लगेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, या काम करना छोड़ देंगे, या तो टैक्स पे करना छोड़ देंगे, दो में से एक काम करेंगे। तो लाफर साहब ने कहा कि लाफर कर्व किसके बीच का रिलेशन है? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिलेशन है। एक समय तक वो दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट एट अ पॉइंट विल कम इन लाइफ जब वो टूट जाएगा तो टैक्स रेट विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेट बढ़ाएंगे, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो ये पॉइंट है, एक ऐसा फाइनल टैक्स रेट होगा, एक ऐसा टैक्स रेट होगा जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, आफ्टर विच यू स्टार्ट अप्लाइंग मोर टैक्सेस, मोर इंक्रीजिंग मोर टैक्स रेट, देन योर टैक्स रेवेन्यू विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो यहां से लेकर जब तक आप यहां तक पहुंच रहे हैं मैक्सिमम तक, देखिए टैक्स रेट के बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, विच मींस टैक्स यहां तक कैसा है? टैक्स इलास्टिक है, और उसके बाद टैक्स इन इलास्टिक हो जाएगा। टैक्स रेट को बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। समझ आया? प्लीज इसको बना लीजिए, इसको हम बोलते हैं लाफर कर्व, इसको हम बोलते हैं लाफर कर्व। अर्थर लाफर साहब ने दिया था, इसको हम बोलते हैं लाफर कर्व। लाफर कर्व ये कहता है कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू एक समय तक इलास्टिक होते हैं, उसके बाद इनइलास्टिक हो जाएंगे। यानी गवर्नमेंट को एक बात ध्यान रखनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सोचिए 30% पहले कॉर्पोरेशन टैक्स था, गवर्नमेंट ने इसको कम करके 22% क्यों किया? आपको क्या लगता है 30% से 22% कम करने से टैक्स रेट, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो गया? अरे बोलो बच्चों, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो गया क्या? गवर्नमेंट ने 30% से 22% किया, या गवर्नमेंट ने लोगों को, हम लोगों को, इनका इंडिविजुअल को इनकम टैक्स में रिलीफ दिया कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका, तो उससे क्या गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, टैक्स रेट कम करने से हो सकता है टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए। टैक्स रेट अगर यहां पर है, यहां पर कम करने से हो सकता है पीछे आ जाओ आप और ज्यादा लोग टैक्स पे करने लगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम टैक्स रेट कम कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू नहीं कम कर रहे हैं। कम करने से ज्यादा लोग पे करेंगे, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हमको भी बेस पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, गवर्नमेंट कह रही है हमको भी टैक्स का बेस पसंद है। ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर 10 लोगों से मैं 1000 रुपए लूं, या 1000 लोगों से मात्र 20-20 रुपए लूं, 1000 लोगों से बहुत कम पैसे लूंगा तो भी ज्यादा पैसा आएगा, और 10 लोगों से ज्यादा पैसा लूंगा तो भी कम पैसा आएगा मेरे पास।
तो गवर्नमेंट कह रही है कि कम लोगों से टैक्स मत भरवाओ, ज्यादा लोगों से टैक्स भरवाओ पर कम टैक्स भरवाओ, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, पॉपुलेशन का बेस। ये मिल गया आज मुझे समझाने के लिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आ गए। तो जब टैक्स इवेजन कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। जब टैक्स रेट कम होगा, गवर्नमेंट कन्वीनियंट करेगी, लोगों को समझाएगी, रिबेट देगी, लालच देगी, लालच के साथ साथ थप्पड़ भी दिखाएगी कि जेल में डाल देंगे टैक्स पे नहीं किया, तो लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करेंगे तो बेस बढ़ेगा, और बेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। बोले भाई आपको ये टैक्स इलास्टिसिटी समझ में आया? टैक्स इलास्टिसिटी किसके बीच का रिश्ता है? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिश्ता है, याद रखिए, याद रखिएगा। सेम बेस कॉन्सेप्ट अप्लाइड ऑन पीडब्ल्यू के कम अमाउंट में ज्यादा बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है फिजिक्स वाला आपको 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, 8,000 रुपए में, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में कोर्स दे रहा है? अच्छी बात है अफोर्डेबल एजुकेशन, पर कहीं ना कहीं मुझे जो पॉइंट मिसिंग लगता है, ये बात अच्छी बात है और उनके पास बेस बहुत बड़ा है, तो बेस में कम पैसा लेंगे तो भी बहुत ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन देन ऑल्सो दे आर एट लॉस। वो लॉस में अभी भी चल रहे। लॉस में कैसे चल सकते हैं सर? जब इतना ज्यादा सेल हुआ, टर्नओवर ज्यादा हुआ, टोटल सेल ज्यादा हुई, तो रेवेन्यू जब इतना ज्यादा आया तो एक्सपेंडिचर, खूब ढेर सारी सैलरी दो लोगों को अपनी। तो अलग पांडे सर खुद भी सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो खुद भी सैलरी विड्रॉ करेंगे, खूब विड्रॉ करेंगे, तो कहां चले जाएंगे? लॉस में चले जाएंगे। करते हैं लोग। लॉस में जाने के बाद क्या नहीं देना पड़ेगा? क्या नहीं देना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या नहीं देना पड़ेगा? तेज हो रहे हो तुम लोग, तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो। अगर रेवेन्यू ज्यादा है और फिर भी लॉस में हो तो क्या नहीं देना पड़ेगा? हाँ जी, टैक्स की लाइबिलिटीज नहीं बनेंगी। जहां ज्यादा भीड़ होती है और आपने सबको अगर प्रॉपर केटर नहीं किया, तो वहां पर क्वालिटी मिस हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर आपको लगे कि मेरे कोर्स अफोर्डेबल नहीं है, तो जी एक लिमिट तक अफोर्डेबल है। मैं खुद ही कहता हूं, आप कहें कि मैं 5 रुपए का समोसा खिला दूं, मैं नहीं खिला पाऊंगा। आप एप्पल खाना चाहो तो एप्पल ही खिला सकता हूं मैं, एप्पल की कॉस्ट लगेगी, क्योंकि एप्पल में आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो अफोर्डेबिलिटी के साथ हमारा क्वालिटी मिक्स है। और आप क्वालिटी की बात मैं आपसे क्या करूं, आपको सब पता है। आप सामने देख रहे हो बैठ के, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप आपसे अच्छा कौन जज कर सकता है कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है? हम आपसे 1,000 बार फीडबैक लेते हैं, 5 बार पूछते हैं कि समझ आया या नहीं आया। इससे ज्यादा क्वालिटी नहीं दे सकते भाई। लैफर कर्व, टैक्स इलास्टिसिटी रन है। क्या टैक्स इलास्टिक है हमारा? देखो ध्यान से देखो, टैक्स रेट कम किया तो 2022-23 की बात बता रहा था मैं आपको, 2022-23 की बात बता रहा था मैं आपको। टैक्स रेट हमने कम कर दिया, अगर मान लो 2022-23 में टैक्स रेट हमने कम कर दिया 30% से, लेट से 22% कर दिया, तो क्या टैक्स रेवेन्यू बूस्ट हुआ? 11.4%, 11.5%। और देखिए डायरेक्ट टैक्स 6.2 थे, 6.5 पहुंच गए। कैसे डायरेक्ट टैक्सेस कैसे बढ़ गए भाई? और डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा बढ़े, कॉर्पोरेशन टैक्स कम किया, तो क्या टैक्स रेवेन्यू बढ़ा? बढ़ा, है ना? इसलिए आपको बात समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें। और आप एक्चुअल डेटा भी देख सकते हैं। मैंने अब आपको बजट में नंबर्स को देखना सिखाया है, बजट में मैंने नंबर्स को देखना सिखाया है, और आपको देखना समझ में आता है। अब देखिए, बात समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्स बॉयंसी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्स बॉयंसी का। टैक्स बॉयंट का मतलब क्या होता है? जिस तरह से टैक्स इलास्टिक होता है, तो किसके बीच में रिश्ता है? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिलेशन है।
ऐसी टैक्स बॉयंसी जब जीडीपी के बढ़ने पर टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े तो हम बोलते हैं हमारा टैक्स बॉयंट है। जब जीडीपी के बढ़ने पर टैक्स रेवेन्यू भी बढ़े तो हम बोलते हैं टैक्स बॉयंट है। मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है मतलब लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर जीडीपी बढ़ रही है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बाद वो इनकम टैक्स की ब्रैकेट में आ रहे हैं, ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब हमारा टैक्स कैसा है? बॉयंट है। और बेबी को बॉयंसी भी पसंद है। कंट्री का अगर टैक्स रेट बॉयंट है, टैक्स बॉयंट है तो अच्छी बात है, क्योंकि कंट्री की जब इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आएगा। तो व्हेन देयर विल बी मोर टैक्स कलेक्शन, देयर विल बी मोर फिस्कल स्पेस। फिस्कल स्पेस मतलब गवर्नमेंट के पास पॉकेट में पैसा रहेगा, स्पेस रहेगा, सो मोर कैपेसिटी टू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर, which in turn will increase the production, increase the GDP, further increase the tax revenue, further more tax revenue, more fiscal space, more capital expenditure, more capital expenditure, more GDP, more GDP, more tax revenue, more tax revenue, more fiscal space, more capital expenditure, and circle goes and goes and goes and goes on. Understood? हाँ, वो कर्व दिखा रहे हैं, बिल्कुल कॉपी करना दिखा रहे हैं। टैक्स बॉयंसी लिख लीजिए। एंड बाय द वे हमारा मोर ओवर टैक्स जो है बॉयंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारी टैक्स बॉयंट है। इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, बिल्कुल अच्छा, करेक्ट। आपस में लिंक बन जाएगा, बिल्कुल, टैक्स बॉयंसी, बिल्कुल। तो जब जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो जीडीपी को बूस्ट करेगा। क्या आपको टैक्स बॉयंसी समझ में आई? बॉयंट, आपने बॉयंट पानी के लिए बॉयंसी समझा होगा कभी, बॉयंसी फोर्स, यस। ऐसी यहां पे टैक्स बॉयंसी है, टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बॉयंसी। जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, मोर फिस्कल स्पेस, मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोर GDP, more tax revenue, more fiscal space, more capital expenditure, more GDP, more tax revenue, more fiscal space, more capital expenditure, and goes and goes and goes and goes and. ये डन है? यस सर। ये बना लीजिए प्लीज, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। तो हमने टैक्स बॉयंसी भी कंप्लीट कर लिया, टैक्स इलास्टिसिटी भी कंप्लीट कर लिया, क्या बात है। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, इक्वलाइजेशन लेवाई। अब हटा दिया गया है, जो चीजें हटा दी गई हैं उनको भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका एक रीजन है। इक्वलाइजेशन लेवाई 2016 में आया था, 2016 में। इसको 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं और अभी करंट अफेयर में भी था और एक बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। तो आई एम थिंकिंग कि अगर सवाल पूछे तो हम रह ना जाएं पीछे, इसलिए। यस प्रिया, यस। हायर टैक्स इलास्टिसिटी बैड फॉर द इकोनॉमी, राइट? नहीं नहीं, अच्छी बात है। टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स इलास्टिक यहां से यहां तक है ना, तो अगर और ज्यादा इलास्टिक होगा तो यहां से यहां तक होगा, तो और ज्यादा टैक्स रेट पे भी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। टैक्स जितना इलास्टिक हो उतना अच्छी बात है। अब विंडफॉल टैक्स का कोई अब सिग्निफिकेंस नहीं रह गया ओमकार, उसको पढ़ाने का, है ना। जब आप घर बिठाए बैठे बिठाए आपको बिना कुछ किए भी पैसा आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का प्राइस लेट से $25 है और बिना कुछ किए $25 की जगह $125 हो जाए, तो आपने कोई मेहनत तो की नहीं एक्स्ट्रा, फिर भी आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी। दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स। मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको, आप समझना चाह रहे थे इसलिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी समझने की। इनकम टैक्स रेट रिड्यूस होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है शेख, एकदम करेक्ट है।
इसलिए तो हमने कॉर्पोरेशन टैक्स कम किया, इसलिए इनकम टैक्स भी लिटिल बिट टैक्स किया। पिगोवियन टैक्स का एग्जांपल, सिगरेट के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, वो पिगोवियन ही तो है। सिगरेट की लेंथ पे जो टैक्स लगाते हैं वो एक तरह का स्पेसिफिक टैक्स भी है, पिगोवियन टैक्स भी है। करेक्ट मेघना? हाँ जी, यहां तक क्लियर क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ, 2022-23 में न्यूज में था विंडफॉल टैक्स, तो उस समय पढ़ाया था। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम स्किप कर देते हैं जानबूझ के, नहीं तो आपके ऊपर फालतू में कंटेंट का बर्डन रखने दे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इतना कंटेंट ना पढ़ाएं कि आप कंटेंट ही भूल जाएं, इतना पढ़ाएं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और आप उसमें खुश हो जाएं, कि हमसे भाई सवाल हो रहे हैं, यूपीएससी के प्री में सवाल आपसे हो जाएं, आपके नंबर आ जाएं और आप खुश हो जाएं, बस यही पर्पस है। जरूरी नहीं हद सा हमारा 30% हो, वो तो हर इकोनॉमी को निकालना पड़ता है, कितना टैक्स इलास्टिक होगा, कितने रेट तक। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी का। हेडिंग डालिए, इक्वलाइजेशन लेवी। इसको हम गूगल टैक्स भी बोलते हैं, इसको हम डिजिटल सर्विस टैक्स भी बोलते हैं, यानी ये डिजिटल सर्विस पे लगने वाला टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो पैसा किसके पास पहुंचा? बाहर वाली कंपनी के पास पैसा पहुंचा। नेटफ्लिक्स के पास इंडिया में है क्या? नहीं, बाहर है। अब बाहर वाले पैसे उनके पास पहुंचा, पर उन्होंने क्या हमें टैक्स दिया? कोई नहीं दिया टैक्स, पर उन्होंने सब कुछ किया हमारे घर में, पर टैक्स हमको दिया नहीं। तो हम उनके ऊपर एक टैक्स लगाते हैं जिसका नाम है गूगल टैक्स। जैसे हम क्या करते हैं, गूगल को हम लेट से एड चलाने के लिए पैसा देते हैं। मैंने गूगल को पैसा दिया 5,000 रुपए, तो ये गूगल के पास पहुंचा, पर गूगल ने क्या हमें, हमारी गवर्नमेंट को कोई टैक्स दिया? नहीं दिया। तो उनके ऊपर भी टैक्स अप्लाई करेंगे। ये गूगल टैक्स की बात हुई थी, जिसको हम इक्वलाइजेशन लेवी भी बोलते हैं। फाइनेंस एक्ट 2016 में आया था, 2016 के बजट में नहीं, फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट में कोई अमेंडमेंट करके नहीं, फाइनेंस एक्ट में, बिल्कुल अमेंडमेंट करके नहीं, फाइनेंस एक्ट में आया था कि हम 6% टैक्स लगाएंगे, जिसको हम बोलेंगे इक्वलाइजेशन लेवी ऑन दी एड प्राइस। सबसे पहले हमने शुरू किया एड प्राइसेस के ऊपर टैक्स लगाना, एड प्राइसेस के ऊपर टैक्स लगाना। तो 6% ऑन इज इक्वलाइजेशन लेवी ऑन दी एड प्राइस, फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया। फिर बजट 2020-21 में 2% इक्वलाइजेशन लेवी और लगाई गई डिफरेंट चीजों में। किसमें? कोई फॉरेन कंपनी अगर ई कॉमर्स बिजनेस में एंगेज्ड है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, अडोब सेलिंग सॉफ्टवेयर, अगर अडोबी का आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं तो अडोबी को पैसा देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देते हैं, उस पैसे पर कोई टैक्स लगाए। तो 2020-21 में बोला था गवर्नमेंट ने कि हम 2% का इक्वलाइजेशन लेवी इन पर भी लगाएंगे, फॉरेन कंपनीज जो हमारे यहाँ ई कॉमर्स कर रही है, डिजिटल ई कॉमर्स और डिजिटल सब्सक्रिप्शन टू इंडियन रेजिडेंट्स। अगर इंडियन रेजिडेंट को आप डिजिटल कोई सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो भी आपके ऊपर 2% का इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स लगेगा। दो 2021 में एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि इंडिया यूएसए वर्किंग ऑन अ डील टू फेज आउट द इक्वलाइजेशन लेवी, कि इंडिया यूएसए कह रहे कि हम इक्वलाइजेशन लेवी को हटवा देते हैं और उसकी जगह पर हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स रिजीम को कुछ फॉलो कर लेंगे। तो इक्वलाइजेशन लेवी को अब तो अबॉलिश कर दिया गया है, पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें DTAA एप्लीकेबल नहीं होता, डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट ये एप्लीकेबल नहीं होता, DTAA एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब मैंने गूगल को पैसा दिया 5,000 रुपए एड चलाने के लिए, तो गूगल कह रहा है हम तो यूएसए में टैक्स भर दिए हैं, हम आपको टैक्स क्यों दें, डबल टैक्स क्यों दें? डबल टैक्स अवॉइड करना है हमको, हम एक ही जगह टैक्स भरेंगे। तो हमने कहा यहां पर DTAA एप्लीकेबल नहीं है, आपको दोनों जगह भरना पड़ेगा। तो इंडिया यूएसए के साथ एक डील साइन करता है कि भाई आपके अगर यहाँ पर कोई टैक्स पे कर रहा तो मेरे यहाँ नहीं करेगा, और मेरे यहाँ कोई टैक्स पे कर रहा तो आपके यहाँ पे नहीं करेगा। तो उनके बीच में एक डील है जिसका नाम है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि हम दो जगह टैक्स पे नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई इंसान दो जगह टैक्स पे करेगा, कहेगा बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या हमारे पास। लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी के केस में हम कहते हैं DTAA इज नॉट एप्लीकेबल, आपको ये पैसा पे करना ही पड़ेगा।
ये पैसा आपको पे करना ही पड़ेगा। तो DTAA is not applicable in the case of equalization levy. ओमकार, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, कब तक रिड्यूस करेंगे टैक्स रेट? जब तक टैक्स रेवेन्यू बढ़ता रहे उनका, उनको लगता है अभी ज्यादा है हमारा, कम करते रहे। जब टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम पहुंच जाए, उससे कम करने पर टैक्स रेवेन्यू कम होने लगे, तो समझ लो तुम्हारा टैक्स रेट कौन सा ऑप्टिमम टैक्स रेट है जिससे तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ऐसे कैसे पता चलेगा बेटा? कोई मैथ्स तो है नहीं। हाँ विलासा, इसीलिए मैंने बोला टैक्स रेट एक समय के बाद बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि भाई पीपल अवॉइड करने लगेंगे टैक्स देना। बिल्कुल। और 2021 का पॉइंट देख लो आप, ये देखो 2021 का करंट अफेयर था, 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इंडिया यूएसए वर्किंग ऑन अ डील टू फेज आउट द इक्वलाइजेशन लेवाई अंडर द ग्लोबल मिनिमम टैक्स रिजीम। नाउ इट हैज बीन अबॉलिश्ड टोटली कंप्लीटली। गॉट इट अभिलाषा? ओके ग्रेट। किसी का भी डाउट अननोटिस्ड नहीं जाएगा मेरी क्लास में, सबके डाउट का जवाब मिलेगा, सबका बदला ले लेगा तेरा फैजल। टैक्सेशन का, जीडीपी का, बैंकिंग का, मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, सबका बदला लेगा। गॉट इट? ये डन है इक्वलाइजेशन लेवाई, पक्का, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये 2016 के फाइनेंस एक्ट से आया था, और यूपीएससी ने सवाल भी पूछ लिया 2018 में। 2018 में सवाल पूछा, इसका जवाब मुझे जरा दे दो कमेंट सेक्शन में, या मैं आपको पोल देता हूं, पोल में जवाब दे दो मुझे एक बार। यूपीएससी का भी बदला? अरे यूपीएससी का बदला हम बहुत पहले से ले रहे हैं। यूपीएससी एग्जामिनर जो जो सोचता है ना, उसकी सारी तरकीबों को मैंने कट कर दिया माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में। 80-90% तो हम यूपीएससी एग्जामिनर को डिकोड करके चलते हैं। वो कोई काम करता नहीं है, पर ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूं। अब मैं इसमें, मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ बहुत अच्छा बैठ रहा है, एग्जामिनर अब हिल नहीं पा रहा है। और वो यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखता होगा और वो भी मुस्कुराता होगा और मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। ये गेम है जो मैं और एग्जामिनर दोनों आमने सामने बैठ के खेलते हैं। डन? इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? नहीं भैया, फाइनेंस एक्ट का पार्ट है, पहला गलत है। दूसरा, ये नॉन रेजिडेंट एंटिटी ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर DTAA? नो सर, आंसर इज नीदर वन नॉर टू। आंसर इज नीदर वन नॉर टू। DTAA के अंदर क्लेम कर सकते हैं? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आया था? नहीं नहीं नहीं। तो आंसर क्या हो गया? डी, नहीं। पोल गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलो ये लिख लो भाई, इक्वलाइजेशन लेवी के लिए ऊपर पूरा करंट अफेयर। गवर्नमेंट अबॉलिश इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑनलाइन एड्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ऑनलाइन एड्स के ऊपर भाई इक्वलाइजेशन लेवी को हटा दिया है। क्या है ये? एक डायरेक्ट टैक्स है ऑन सर्टेन डिजिटल ट्रांजैक्शंस मेनली टारगेटिंग नॉन रेजिडेंट डिजिटल कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। पर्पस 2016 में फाइनेंस एक्ट से आया था, फेयर टैक्सेशन फॉर फॉरेन डिजिटल बिजनेसेस। रेट 6% था पहले ऑनलाइन एड्स का, लेटर ई कॉमर्स बिजनेसेस पर 2% कर दिया गया, जो कि मैंने आपको दिखाया। और सिग्निफिकेंस क्या है? अलाइंस द इवॉल्विंग ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क एंड रिड्यूसेस द कंप्लायंस बर्डन, एंड रिड्यूसेस द कंप्लायंस बर्डन।
हाँ, एग्जामिनर परेशान जरूर हो सकता है मुझसे। सही कह रहे हो तुम मनीष, क्या करूं मैं इस आदमी का, ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं भाई, बताई नहीं जाती हैं तो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे मतलब आगे रखूंगा। 14,000 लोग प्री क्लियर करते हैं। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू बी इन दैट 14,000। उसके लिए मुझे उनको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। और यूट्यूब पर मैं इसलिए बताता हूं कि जो बाकी, क्योंकि सुनते थोड़ी हैं सब, बाकी जो लोग सुनना चाहें, जिनके पास पैसे नहीं है और वो भी कुछ सीखना चाहें और थोड़ी और मेहनत करना चाहे, इसलिए मैं उनको देता रहता हूँ यूट्यूब पर भी, ताकि काश एक दिन ऐसा आए कि बहुत नीचे तबके का आदमी जो नहीं अफोर्ड कर पाया कुछ भी, वो भी कुछ करके दिखा दे, बस वो भी कुछ सीख जाए। यही थॉट रहता है दिमाग में पीछे। एग्जामिनर से पंगा लेने का दिमाग थॉट थोड़ी है अपना। ये हो जाए तो बताइएगा, क्योंकि अब हम सबसे क्रिटिकल पार्ट में चल रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस और इंपैक्ट का पॉइंट अलग अलग होगा, ध्यान से याद रखिएगा। इंसिडेंस और इंपैक्ट का पॉइंट अलग अलग होगा। इंपैक्ट जहां पर बर्डन फील होता है, इंसिडेंट जहां से पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एक मिनट सर, अच्छा भाई फिर से दिखा देते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, और पहली हेडिंग डालिए जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या था? कि इंसिडेंस और इंपैक्ट का पॉइंट डिफरेंट होगा। बड़ी स्लो लिख रहे हैं भाई आप लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे प्लीज। सर क्यों मैं क्लेम मतलब राइट, क्या क्या, फिर से एक अपील, क्या लिख रहे हो बेटा? अभी DTAA मैं समझाऊंगा दोबारा से। डायरेक्ट टैक्सेशन अवॉइड, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी, चिंता मत करिए। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, इंसिडेंस इंपैक्ट का पॉइंट डिफरेंट है, मतलब बर्डन किसी और पर होगा, कोई और गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। इंसिडेंस अलग है, इंपैक्ट अलग है। जीएसटी के बारे में लिखिए, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स भी हैं यानी वस्तुएं, और सर्विसेज मतलब सेवाएं, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्यों है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, समझ में आएगा अभी। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं यानी लेते हैं, तब आपको पे करना पड़ता है। इट रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये चार चीजें हमें समझनी है, जिसमें हमें पे एक चीज तो समझ में आ गई है कि इनडायरेक्ट टैक्स से कंजम्पशन पे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पर, जिस स्टेट में, महाराष्ट्र में आपने उसको प्रोड्यूस किया कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर यूपी में कंज्यूम किया है, शूज आपने महाराष्ट्र में बनाए हैं पर आपने यूपी में किसी इंसान ने ये शूज परचेज किए हैं, तो यूपी को मिलेगा जीएसटी, यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा जीएसटी भाई। आगे और बताता हूं, यानी ये कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है।
जिस डेस्टिनेशन पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की जाएंगी वहां पर लगेगा जीएसटी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, प्लीज समझिएगा। पहले मैं आपको विदाउट जीएसटी समझाऊंगा कि पहले जीएसटी नहीं था तो क्या था, और फिर विद जीएसटी क्या हुआ, अंतर क्या पड़ा, मैं ये अंतर समझाना चाहता हूं आपको। थोड़ा सा मेरे ऊपर फोकस कीजिएगा, मुझे बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, पर मैं ये आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल बैठ जाए कि जीएसटी काम कैसे करता है। मान लेते हैं पहले जीएसटी नहीं है। अच्छा, हो क्या रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, फिर वो होलसेल वाले को देगा। होलसेल वाला जो होता है जो एक साथ इतना ढेर सारा सामान लेता है, होलसेल, होलसेल में बेचता है, इतना ढेर सारा सामान वो लेकर एक सामान नहीं बेचता कि भैया एक बिस्किट का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट नहीं मिलेगा, इतना ढेर सारा बिस्किट का पैकेट होगा, पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट एक साथ बंडल में लेना पड़ेगा, होलसेल में लेना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर अपना सामान प्रोड्यूस करके पहले होलसेल वाले को देगा, होलसेल वाला सामान आगे रिटेल शॉप्स को देगा। याद है, किराना शॉप्स ऐसी होती हैं जो रिटेल शॉप जहां से आप एक एक परचेस करते हैं। होलसेल वाला रिटेल को देगा एंड रिटेल वाला कस्टमर को देगा। मान लीजिए आप कोई भी एक गुड परचेज करना चाहते हैं, वो गुड आप परचेज कहां से करेंगे, रिटेल वाले से। तो रिटेल वाले के पास कहां से आया, होलसेल वाले ने रिटेल को दिया था। तो होलसेल वाला तो कुछ बनाता नहीं है, होलसेल वाले के पास कहां से आया, होलसेल वाले ने मैन्युफैक्चरर से लिया था। अच्छा, पहले जीएसटी नहीं था, तो जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती थी, उस मैन्युफैक्चरिंग पर एक टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, जब आप सामान बनाएंगे तभी लगेगा। और बेचने पर एक टैक्स लगता था जिसका नाम है सेल्स टैक्स। तो बेचने पर, सेल करने में जो टैक्स लगता था जिसका नाम था सेल्स टैक्स, और मैन्युफैक्चर करने में जो टैक्स लगता था उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। अब ध्यान समझिए, विदाउट जीएसटी, ये विदाउट जीएसटी वाला लिखा है, इधर विदाउट जीएसटी लिखा है, इधर विदाउट जीएसटी लिखा है। तो विदाउट जीएसटी वाला फोकस करना जो मैं आपको कह रहा हूं। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान बनाया, 5,000 रुपए उसकी कॉस्ट लग गई बनाने की। तो मान लीजिए कोई शूज बना रहा है, शूज को बनाने में कितनी कॉस्ट लग गई, 5,000 रुपीज, और साथ में मैन्युफैक्चरर कहेगा मुझे अपना प्रॉफिट भी तो रखना है, तो उसने कहा कि 2,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। तो कितना हो गया भाई, इसने जब सामान बेचने की कोशिश करेगा मैन्युफैक्चरर, किसको, होलसेल वाले को, तो सामान कितने का होगा, कॉस्ट कितनी होगी, 7,000 रुपीज की कॉस्ट होगी। लेकिन रुको, टैक्स तो लगाएंगे इस पे, 7,000 रुपीज पे टैक्स लगना शुरू होगा। कैसे, सबसे पहले लेट्स से 12% एक्साइज ड्यूटी है एंड 12.5% सेल्स टैक्स है। ये दोनों चीज मान लेते हैं हम, 12% एक्साइज ड्यूटी, 12.5% सेल्स टैक्स। 7,000 रुपीज का 12% कितना आएगा, 840 रुपीज। तो पहले क्या लगा, 7,000 पर एक्साइज ड्यूटी क्यों लगती है, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। लग गया एक्साइज ड्यूटी, तो कितना लगा, 12%, 840 रुपीज एक्साइज ड्यूटी का। तो 7,000 प्लस 840 कितना आया, 7,840 रुपीज। अब इस पूरे पर क्या लगेगा, बेच, अब इतने का सामान हो गया, अब इतने का सामान हो गया तो इस पर पूरे पर सेल्स टैक्स लगेगा। बेचने पर, किसको बेचने का, मैन्युफैक्चरर होलसेल वाले को बेच रहा है, तो बेचने पर क्या लगा, टैक्स 12.5% का सेल्स टैक्स, कितना आया, 980 रुपीज। तो 7,840 प्लस 980 रुपीज इज इक्वल टू 8,820। मतलब होलसेल वाले ने कितना पैसा मैन्युफैक्चरर को दिया, 8,820 रुपीज दिया। अब एक चीज समझिए, आपको क्या कुछ प्रॉब्लम दिखी, होलसेल वाले ने मैन्युफैक्चरर से कितने रुपए का लिया, 8,820 रुपए का, जिसमें 980 रुपीज का सेल्स टैक्स है, गवर्नमेंट को जाएगा, 840 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी है जो गवर्नमेंट को जाएगा। उसके बाद 7,000 रुपीज मैन्युफैक्चरर के पास आएगा, जिसमें 5,000 रुपए मैन्युफैक्चरर लगा चुका होगा और 2,000 रुपए उसका प्रॉफिट उसको मिल गया होगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो यस सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहां पर 840 रुपीज था, ये टैक्स का पैसा था, टैक्स का पैसा के ऊपर भी टैक्स लग गया भाई, 7,000 पर टैक्स लगा, 840 आया। अब आपने यहाँ पे 7,000 पर थोड़ी 12.5% लगाया है, आपने 7,840 रुपीज पर 12.5 लगाया है, मतलब ये 840 रुपीज पर भी 12.5% का टैक्स लगा। मतलब ये पहले से टैक्स था, इसके ऊपर और टैक्स लगा,
तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो गया सर। 88 रुपीज तो टैक्स था, इसके ऊपर दोबारा टैक्स लगा है, तो टैक्स ऑन टैक्स, इसी को हम बोल रहे हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स लगता ही चला जाएगा। अब ध्यान सुनो, अब भैया होलसेल वाले ने, ध्यान सुनिए, होलसेल वाले को लगेगा मैंने कितने का परचेज किया, 8820। भाई उसने अपनी जेब से जितना दिया है उसको तो उतना ही लगेगा। तो होलसेल वाले को लग रहा है कि भाई मैंने एक शूज का बॉक्स खरीदने के लिए मैंने 8820 रुपीज किसको दिए हैं, मैन्युफैक्चरर को दिए हैं। अब होलसेल वाला रिटेल वाले को देगा, तो होलसेल वाला कहेगा मैंने 8820 रुपीज का खरीदा है, मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए खुद के लिए, भाई खुद के लिए घर में रखना है, तो वो 10% कितना आएगा, 882। तो वो कहेगा मैं रिटेल वाले को कितने में बेचना चाहूंगा, 9702 रुपीज में। पर रुको रुको, टैक्स तो लगाना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, नहीं लगेगा सर। सिर्फ क्या लगेगा, क्योंकि ये आदमी कुछ बना थोड़ी रहा, ये सिर्फ बेच रहा है रिटेल वाले को, बेचने पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स। तो क्या यहां पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, नहीं लगेगी सर। तो 9702 रुपीज पर 12.5% का सेल्स टैक्स लगेगा। कितना आएगा, 12.75, मतलब 10,914.75 रुपीज। रिटेल वाला होलसेल वाले को कितना पैसा दे रहा है, 10,914 रुपीज, जिसमें इतना टैक्स का जाएगा और इतना पैसा होलसेल वाले के पास आएगा, उसका इतना प्रॉफिट है, इतना तो उसने पीछे वाले को दिया था। समझ रहे हो पूरी बात। लेकिन याद रखो, देखो 8820 में क्या था, दो बार टैक्सेस हो चुके थे, ये भी टैक्स था, ये भी टैक्स था। अब इस पर भी दो टैक्सेस हैं पहले से, उन पर आपने 12.5% दोबारा लगा के 1212 रुपए आया टैक्स। तो क्या इन दोनों टैक्सेस पर दोबारा 12.5% का टैक्स लग गया, कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा, तो ये 1212 में 849.80 के ऊपर भी टैक्स लग गया। क्योंकि यहां पर उसने क्या कैलकुलेट किया कि भाई मैंने तो 8820 का खरीदा जिसमें ये दोनों थे, उसने प्रॉफिट लगाया अपना और पूरे पर टैक्स कितना किया, 12.5% कैलकुलेट किया। तो क्या इन दोनों पे पहले से टैक्स है, ये फिर टैक्स लग गया, बिल्कुल। और रिटेल वाले को कितना पे करना पड़ा, 10,915 रुपीज। अब रिटेल वाले को क्या लगेगा, भाई मैंने कितने खरीदा, रिटेल वाले कहेगा मैंने खरीदा 10,914 रुपीज का। कहा हाँ खरीदा, कहा कि फिर मुझे भी 10% का प्रॉफिट चाहिए, भाई सबको अपना प्रॉफिट चाहिए। तो 10% का प्रॉफिट आएगा 1091.475 रुपीज। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया, 12,006 रुपए, 12,006 रुपीज। क्या इसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, नहीं, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इस पे सेल्स टैक्स लगेगा, बिल्कुल इस पे सेल्स टैक्स लगा, 12.5% का सेल्स टैक्स। कितना आएगा, 1500 रुपीज। तो टोटल रिटेल वाला यानी कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 13,507। कस्टमर 13,507 किसको पे करेगा, रिटेल वाले को। रिटेल वाला 1500 रुपए फिर गवर्नमेंट को देगा, उसके पास बचेगा 12,006 रुपीज। उसने खरीदा कितने का था, 10,914 का, उसका प्रॉफिट कितना है, इतना, मतलब इसने 10,000 इतना पैसा होलसेल वाले को दिया था, होलसेल वाले ने इतना पैसा गवर्नमेंट को लोन में दिया, टैक्स में दिया था। उसने 9,702 रुपीज अपने पास रखे, जिसमें 882 रुपीज का प्रॉफिट था। उसने इतना पैसा किसको दिया था, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने इतना पैसे में से 980 रुपीज गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स दिया, 840 रुपीज एक्साइज ड्यूटी दिया। उसके पास कितना रुपया आया, 7,000, और उसके पास प्रॉफिट कितना बचा, 2,000। 5,000 उसने किसको दिया था, बनाने में जो लागत लग गई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इस पर पहले एक बार टैक्स लगा, अब इन दोनों पर फिर टैक्स लगा, और इन तीनों टैक्स पर फिर टैक्स लगा, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो क्या कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स हो क्यों रहा है, क्योंकि जो भी परचेज कर रहा है जिससे, उसको वो अपनी कॉस्ट मान रहा है, कॉस्ट मान रहा है। तो देखो कस्टमर को कितना, अब बताइए कस्टमर को बर्डन फील होगा या नहीं होगा, कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट है, इंसिडेंस ये तीनों के ऊपर है, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के ऊपर। कस्टमर पे कर रहा है पूरा, कितना है भाई टैक्स का पैसा, 1500, 1212 रुपए, 980, 840, इनको ऐड कर लीजिए, टोटल इतना टैक्स का पैसा है। उसमें टैक्स का पूरा बर्डन किसको हो जा रहा है, कस्टमर को, क्योंकि एट द एंड कस्टमर ही तो पैसा दे रहा है। तो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स में भार किसको महसूस होगा, कस्टमर को। लेकिन इंसिडेंस किसके ऊपर है, 1500 रुपए का इंसिडेंस है रिटेल वाले के ऊपर, 12 रुपीज का इंसिडेंस है होलसेल वाले के ऊपर,
एंड 840 प्लस 980 रुपीज का इंसिडेंस है किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरर के ऊपर। पे ये तीनों कर रहे हैं, लेकिन बर्डन किसके ऊपर बियर करना पड़ रहा है? कस्टमर को। सोच लो आराम से, जब विदाउट जीएसटी समझ में आ जाए तो एक बार डन लिख देना, पहले सोच लो, एक बार दोबारा देख लो। मैं आराम से बैठा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, किसी चीज की भागना नहीं है मुझे, आराम से समझिए आप। विद जीएसटी वाला मत देखिएगा, विदाउट जीएसटी वाला ही देखिए अभी तीनों में, और समझिए क्या लिखा है। इंपैक्ट इंसिडेंस जो पढ़ाएंगे वो पूरा बताएंगे भी। इंसिडेंस इंपैक्ट लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है प्रभु, बस समझना है। क्लियर है एकदम? अब विद जीएसटी करते हैं। सर जीएसटी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी इस कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाएगा, टैक्स ऑन टैक्स को हटाएगा। सर कैसे हटाएगा? जूम आउट करिए, जूम आउट ही है, जूम इन कर सकते हैं। अब विद जीएसटी करते हैं, ध्यान से देखिए। 5,000 रुपए बनाया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, किसका? मैन्युफैक्चरर का 2,000 रुपीज का प्रॉफिट है। कितने का आया? 7,000 रुपीज उसको, 7,000 रुपीज का 7,000 रुपीज उसको अपनी पॉकेट में चाहिए। 7,000 रुपीज का वो थोड़ी होलसेल वाले को देगा, उस पर टैक्स लगेगा। मान लेता हूं 12% सीजीएसटी है, सेंटर को जाएगा, एंड 12% एसजीएसटी है, स्टेट को जाएगा। जैसे एक्साइज ड्यूटी सेंटर को जाता था, सेल्स टैक्स स्टेट को जाता था पहले, ऐसे ही 12% सीजीएसटी है एंड 12% एसजीएसटी है, 12% सेंटर को जाएगा एंड 12% स्टेट को जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो 7,000 में कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी, कोई सेल्स टैक्स नहीं देना, सबको अबॉलिश कर दिया आपने विद जीएसटी में। जीएसटी देना है सिर्फ। जीएसटी आया कितना? 12%, 840 रुपीज। अगला 12%, 840 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 8,680 रुपीज। तो सुनो सुनो सुनो, होलसेल वाले ने मैन्युफैक्चरर को कितना पैसा दिया? 8,680 रुपीज दिया। जैसे उसने 840 रुपीज पे किए ना, किसको? मैन्युफैक्चरर को, तो वो मैन्युफैक्चरर के पास आ गया। भाई गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? 840 कितना होगा? 1680 होगा, 1680 होगा। इतना पैसा गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर पे करेगा। लेकिन दिया किसने? होलसेल वाले ने दिया है मैन्युफैक्चरर को। दिया किसने? होलसेल वाले को। होलसेल वाले ने टैक्स दिया। अगर गवर्नमेंट ये पैसा होलसेल वाले की पॉकेट में ना डालेगा तो होलसेल वाला क्या कहेगा? भाई मेरा कॉस्ट कितना? 8,680 रुपीज, और मैं इस पर 10% प्रॉफिट लगाऊंगा, तो फिर वही होने लगेगा जो पहले हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा रुक जाओ, जैसे पेटीएम की वॉलेट होती है, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारी जीएसटी की वॉलेट होगी, तो होलसेल वाले की जीएसटी की वॉलेट है, मैन्युफैक्चरर की जीएसटी की वॉलेट है, और रिटेल वाले की जीएसटी की वॉलेट है। तो जैसे ही होलसेल वाले ने मैन्युफैक्चरर को कितना पैसा दिया? 1680 रुपीज दिया, तो इनकी वॉलेट में, होलसेल वाले की वॉलेट में ऐड हो गया, मतलब एक तरह से कैशबैक आ गया। कितना आ गया? जितना उसने टैक्स पे किया। किसको पे किया? मैन्युफैक्चरर को दिया, और 1680 रुपीज का टैक्स अब मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट को 1680 का, इसके पास पैसा आया, तो इसके पैसा आया, तो माइनस 1680 लिख देता हूं, क्योंकि पैसा आया है, उसकी वॉलेट में कुछ नहीं था, पैसा आया है, और 1680 गवर्नमेंट को पे करना है। तो यानी उसके अकाउंट से, उसकी पॉकेट से माइनस होगा। अब देखिए बात समझिए, होलसेल वाले ने इसको पैसा दिया था, तो होलसेल वाले के अकाउंट में क्या आ गया है? कैशबैक आ गया उतना। तो होलसेल वाला फिर उसको क्या करेगा? यहाँ पे 7,000 ही लिखेगा ना कॉस्ट। क्यों? क्योंकि 7,000 का ही उसको पड़ा, क्योंकि ये बाकी पैसा जो टैक्स का था उसकी वॉलेट में आके ऐड हो गया। अब देखना ध्यान से, तो वो क्या करेगा? 7,000 काउंट करेगा, भाई मैंने 7,000 का ही परचेज किया, क्योंकि बाकी पैसा तो मेरी वॉलेट में आ गया। तो वो 7,000 के ऊपर 10% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो उसका कॉस्ट आ गया 7,700 रुपीज। अब इतने रुपए का वो रिटेल वाले को देगा,
लेकिन रिटेल वाले को देने से पहले क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा, CGST SGST। कितना टैक्स लगाया, 924 रुपीज। तो 924 रुपीज जब टैक्स लगा तो इतना पैसा कौन पे करेगा, रिटेल वाला पे करेगा। किसको, होलसेल वाले को। होलसेल वाले के पास में पहले 1680 पहले से पड़े हुए पॉकेट में, उसको कितना देना पड़ेगा, उसको 924 मतलब 1848 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे। 1680 रुपीज उसके पास है, 1848 रुपीज वो रिटेल वाले से ले रहा है और उसको गवर्नमेंट को पे करना है। तो भाई उसकी अकाउंट में पहले से 1680 है और उसको 1848 पे करना है, तो उसको रिमेनिंग कितना बचा, तो सर 1848 माइनस 1680, तो ये 8 8 6 14 168 रुपीज। तो सर होलसेल वाले को नेट में मात्र 168 रुपीज पे करने। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही 1680 रुपए 1680 रुपीज पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, तो उसके अकाउंट में पहले से एडेड है, तो 1680 रुपीज ये पे करेंगे मैन्युफैक्चरर, ये सिर्फ 168 रुपीज पे करेगा, ये सिर्फ 168 रुपीज पे करेगा। क्यों पे करेगा, क्योंकि 1848 रुपीज रिटेल वाला इसको देगा पे करने के लिए, पर इसने ऑलरेडी 1680 पे कर रखे हैं मैन्युफैक्चरर को, जो गवर्नमेंट को मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर होलसेल वाला कितना देगा, 168 रुपीज देगा। रिटेल वाले ने जैसे इसको कितना पैसा दिया, 1848, तो रिटेल वाले की जीएसटी वाली वॉलेट में ऐड हो गया 1848। अब रिटेल वाला क्या कहेगा, भाई मैंने 1848 रुपीज तो दे दिए उसको, तो मैंने परचेज कितने में किया, सर 7700 रुपीज में परचेज किया। तो रिटेल वाला यहां पर क्या लिखेगा, 7700। टैक्स नहीं लिख रहे ये लोग बार बार, क्यों नहीं लिख रहे टैक्स बार बार, टैक्स इंक्लूड करके क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि इनकी वॉलेट में आके ऐड हो जा रहा है। अब यहां पर लिखा उसने 7700 रुपीज, 10% उसका प्रॉफिट है, तो 770 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया, 8470 रुपीज आया। अब इस पर क्या देना पड़ेगा, इस पर जीएसटी देना पड़ेगा, तो 1016 का जीएसटी आया, यानी टोटल कितने का पड़ा, 10,000 रुपए 502, 10,502 रुपीज का पड़ा। पहले कितने का पड़ रहा था, 13,000 का, अब कितने का पड़ रहा है, 10,502 रुपीज का। ये जो डिफरेंस आया 3,000 रुपीज का, सोचो ये टैक्स ऑन टैक्स की वजह से आ रहा था, बार बार टैक्स पे लगा के आ रहा था। अब देखो कंज्यूमर को बर्डन ज्यादा पड़ा या कम पड़ा, कम पड़ा। तो कंज्यूमर कितना टैक्स पे कर रहा है, रिटेल वाले को कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा है 1016 मतलब 2032 रुपीज पे कर रहा है। किसको, रिटेल वाले को। रिटेल की वॉलेट में पहले से कितना है, 1848, तो रिटेल वाले को सिर्फ कितना पे करना है, 184 रुपीज। तो रिटेल वाले को नेट में कितना पे करना है, 2016 तो है उसके पास, पे करना उसको 1848 वो पे कर चुका है, तो रिटेल वाले को कितना पे करना नेट में, 184 रुपीज। तो ध्यान से देखो, अब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचेगा, गवर्नमेंट के पास मैन्युफैक्चरर देगा 1680, होलसेल वाला देगा 168 रुपीज एंड रिटेल वाला देगा 184 रुपीज। 8 4 12 हाथ से लगा 1, 8 8 16 6 22 1 23 की 3 हाथ से लगा 2, 6 2 8 2 10 0 हाथ से लगे 1, 2032 रुपए का टैक्स आया। पे अलग अलग लोगों ने किया, पर 2032 रुपए का टैक्स एक्चुअल में बर्डन किसको महसूस हुआ, कस्टमर को महसूस हुआ। बात समझे या नहीं समझे, तो उसने टैक्स ऑन टैक्स को हटा दिया, टैक्स ऑन टैक्स को हटा दिया और कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया, और वॉलेट में जितना आप पे कर रहे हो टैक्स का पैसा आपकी वॉलेट में ऐड हो रहा है। तो अगर आपने पहले वाले को इतना टैक्स दिया, आपकी वॉलेट में ऐड हो गया, अब आपने आगे वाले से टैक्स का पैसा लिया, तो आपकी वॉलेट में जो नेट होगा वो पे करना है आपको। तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा, कस्टमर के ऊपर बर्डन कम हुआ। पूरी चेन में गवर्नमेंट का नजर सबके ऊपर है। गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी को वॉलेट में जो पैसा ऐड करते हैं इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने जितना पे कर दिया वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिला, बिल्कुल मिला। पे अलग अलग लोगों ने किया, बिल्कुल किया। कस्टमर ने बियर किया, बिल्कुल किया। लेकिन टैक्स का बर्डन क्यों है, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा बार बार। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी वॉलेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आ जाता है तो ये लोग अपनी कॉस्ट नहीं समझते हैं। यहां पर ये 7,000 लिख रहे हैं, यहां पर जैसे ये पहले 8,820 रुपीज लिख रहे थे, तो यहां पर ये लोग 8680 नहीं लिख रहे हैं। यहां पर लिखते तो फिर इस टैक्स पर पैसा लग जाता, टैक्स पे टैक्स लग जाता। ध्यान से देखो,
मैं छुप जाता हूं, तुम ध्यान से थोड़ा सा एनालाइज करो, कहीं पर कोई दिक्कत हो बताना। लो मैं जूम कर रहा हूं, ये देखो। थैंक यू अनुराधा, मीन्स अलॉट। मैं मेहनत करके इसीलिए आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था पूरा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों क्यों देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ताकि जो इंसान परचेज कर रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि टैक्स भी हमने पे किया तो हमारा कॉस्ट इतना आया है। नहीं नहीं, टैक्स का पैसा उसके पास वापस आया ना, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, जिससे टैक्स का पैसा लिया और जिसको टैक्स का पैसा दिया उसका नेट वो पे करेगा। अब मैन्युफैक्चरर के पीछे कोई नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर जितना पैसा उसको पे करना है वो कर, उसके पास जितना प्रॉफिट आना था वो तो आ ही रहा, सबके पास जितना प्रॉफिट आना था आ ही रहा है। अंत में जीएसटी का बर्डन कौन फील कर रहा है? 2032 रुपए का, 2032 रुपीज का बर्डन कौन फील कर रहा है? कस्टमर फील कर रहा है। लिख लीजिए, 5 मिनट में लिख लीजिए, आपको लिखने का मन है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, बनाना है बना लीजिए, सारे नंबर्स आपको लिखने लिख लीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे। मुझे कोई इशू नहीं है, लिख लीजिए, आपको लिखना है। वॉलेट समझ में आ गई आपको? पांच मिनट दे रहा हूं, लिख लो। जो अमाउंट गवर्नमेंट के पास फाइनली आई वो कम है, जो टोटल अमाउंट है टैक्स की तीनों ट्रांजैक्शन में। ऐसा क्यों? कहाँ टोटल अमाउंट गवर्नमेंट का सेम है भाई, 1680 प्लस 168 प्लस 184 रुपीज, तो गवर्नमेंट के पास 2000 रुपए 32 रुपए पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा। पे अलग अलग लोगों ने किया पर गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा? 2032 रुपीज। पहले गवर्नमेंट टैक्स ऑन टैक्स लेती थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ता था, लेकिन लोग क्या करते थे, लोग टैक्स इवेड करते थे, देते ही नहीं थे। तो जीएसटी में कम से कम टैक्स का बर्डन कम है तो लोग टैक्स पे तो कर रहे हैं। और जीएसटी में एक चेन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आप यहां पर कोई भी घपला कर नहीं सकते, नहीं तो अगर चेन टूटी तो पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, तो यहां पर टैक्स इवेड करना भी मुश्किल है। समझ गए बच्चों? लास्ट 3 मिनट्स लिखिए जल्दी से, लास्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट और हैं, लिख लो। मान लीजिए आप सबसे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 1 लाख रुपए, और मैंने आईफोन खरीदा था अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, या मैंने चेयर खरीदी थी अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, मैंने किसी और को टैक्स पे किया, तो भाई मेरे पास वो इनपुट आएगा, और जब वो इनपुट आएगा तो जो मुझे नेट में पे करना होगा मैं नेट में पे करूंगा। तो बेटा अक्षित बेटा, 848 924, अरे नहीं नहीं, तो 840 प्लस 840 924 प्लस 924 1016 1016, लास्ट में जो लिखा है ना 1016 1016, यही तो मेन बर्डन है ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग तो ट्रांसफर करके बर्डन किस पे आएगा लास्ट में? ये जीएसटी का अमाउंट थोड़ी 840 का इनपुट भी तो मिलेगा, और अंत में तो कस्टमर पे कर रहा है। रिटेल होलसेल ये सब तो मीडिएटर हैं, कस्टमर ही तो पे करेगा, तो लास्ट में जो कस्टमर पे कर रहा है ये यही तो गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए 2032 रुपए।
कस्टमर ही तो बियर करेगा, कस्टमर पे करेगा, ये सब लोग थोड़ी पे करेंगे। कस्टमर ने 2032 रुपीज पे किए, तो उसके बाद ये रिटेल वाला क्या करेगा, 184 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा, फिर होलसेल वाला 168 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा, एंड मैन्युफैक्चरर 1680 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। तभी तो टोटल होकर कितना आएगा, 2032 रुपीज। ये इनपुट टैक्स, ये क्यों टोटल होगा, इसका इनपुट भी तो मिल रहा है, यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिल रहा है ना। अगर ये सब भी पे करना होता गवर्नमेंट को, तो यहां पर 7000 थोड़ी लिखा होता, फिर यहां पर ये कहता कि भाई मेरा तो 8680 रुपीज का मैंने परचेज किया है, यहां पे 7000 थोड़ी लिखा होता। फिर हम वही टैक्स ऑन टैक्स वाली गलती कर रहे होते अक्षित। चलो डन है, यस सर, ओके ग्रेट, आ जाऊं, प्रकट हो जाऊं। समझ गया अक्षित, वेरी गुड। चलो भाई, तो हमने जीएसटी समझना वाला काम, बड़ा मुश्किल काम किया है। जीएसटी क्या है, इंटर स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट मतलब यूपी से, अरे आए हैं यूपी बिहार लूटने। सर एक मिनट, अरे भैया एक मिनट लीजिए, एक मिनट लीजिए। दिल वालों के दिल का करार लूटने, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। तो अगर यूपी से बिहार जाएगा तो इंटर स्टेट है, यूपी से यूपी में कहीं जाएगा तो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोर्स भी तुम हो, डेस्टिनेशन भी तुम हो, इंट्रा स्टेट है। यूपी से ही निकल के यूपी में ही पहुंचा सामान तो इंट्रा स्टेट है, यूपी के पास ही आएगा। अगर इंटर स्टेट होगा, यूपी से बिहार, बिहार से हरियाणा, हरियाणा से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, तो अंत में जहां पर कंज्यूम होगा, तो आपने सामान यूपी से महाराष्ट्र भेजा है, तो अगर यूपी से महाराष्ट्र भेजा है सामान, तो क्या है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है। हो गया डन। तो इंटर स्टेट हो सकता है, इंट्रा स्टेट हो सकता है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, इंटर स्टेट हो सकती हैं। अब अगर मुझे कोई केरला या तेलंगाना या कर्नाटका का बच्चा अगर मुझसे कोई सर्विस ले रहा है, और मैं लेट से उत्तर प्रदेश में हूं, तो उत्तर प्रदेश में मैं सर्विस दे रहा हूं, लेकिन पहुंच किसके पास रही है, कर्नाटका के पास पहुंच रही है। सर्विस कंज्यूम कहां हो रही है, कर्नाटका के पास कंज्यूम हो रही है। तो ये जो बच्चा जीएसटी मुझे देगा, कर्नाटका की गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, समझ गए। जीएसटी के स्लैब्स कैसे हैं, कुछ चीजों पर 0% जीएसटी है, कुछ पर 5% है, कुछ पर 12%, कुछ पर 18%, कुछ पर 28%। ये जीएसटी 1 के बारे में बात कर रहे हैं, 1.0 के बारे में। अभी लेटेस्ट जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म आए हैं, हम उस पढ़ेंगे, उस पर पहले पुराना तो पढ़ लें। तो जीएसटी 1.0 में क्या था, 0%, 5%, 12%, 28%, 18%, ये टैक्स स्लैब्स थे। तो कुछ प्रोडक्ट्स पर 0% टैक्स था, कुछ पर 5, कुछ पर 12, कुछ पर 18, कुछ पर 28। 28 उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता था जो लग्जरी होंगे, करेक्ट। जो लग्जरी से थोड़े कम होंगे उन पर 18%। जो बहुत ही पुअर लोग कंज्यूम करते होंगे उनको टैक्स कम लगे, इसलिए गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती होगी, 0%, 5% या 12%। तो इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, इंटर स्टेट भी हो सकता है, टैक्स के रेट ये हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी गुड्स एंड सर्विसेज। किस टाइप का गुड्स है, किस टाइप की सर्विसेज है, उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो जीएसटी था इसको हमने 3 में तोड़ा। कैसे, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब अगर यूपी से शुरू होके यूपी तक गए, यहां गए, यहां पहुंचे, आपने यहां सर्विसेज कंज्यूम की, यहां पर आपने लेट से 848 रुपीज, 848 रुपीज, मतलब अगर आपने टोटल, अगर आपने 1680 रुपीज पे किया है, कितना टैक्स का आपने कितना पे किया है, कंज्यूमर ने 1680 रुपीज टैक्स पे किया है। ये कैसा है, इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में क्या होगा, कलेक्ट होगा, क्या होगा, दो चीज कलेक्ट होगी, आपके बिल में लिख के आएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। आधा जो है सेंटर को जाएगा, आधा यूपी स्टेट को जाएगा। क्यों,
यूपी स्टेट को क्यों जाएगा? क्योंकि भाई यूपी में ही है ना, इंटरस्टेट यूपी का है तो यूपी में जाएगा। तो अगर यहां से सोर्स करके यहां पर आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो यहां पर अगर आपने इतना टैक्स पे किया है, उस टैक्स को दो में डिवाइड किया जाएगा, सेंटर और स्टेट में। आधा पैसा सेंटर के पास जाएगा, आधा पैसा स्टेट, कौन सा स्टेट? डेस्टिनेशन स्टेट पर आएगा। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश से कोई सामान महाराष्ट्र जाए, तो यहां पर कलेक्ट करते हैं आईजीएसटी। फिर आईजीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले आईजीएसटी, यानी मान लो अगर 1680 रुपए, 1680 रुपीज पे किया, तो कौन पे करेगा? महाराष्ट्र वाला पर्सन पे करेगा। तो फिर आईजीएसटी होगा, तो आईजीएसटी कितना होगा? 1680 रुपीज। फिर आईजीएसटी के दो टुकड़े किए जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। उसमें आधा रुपए सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 840, और एसजीएसटी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 840 रुपीज। क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट को? मध्य प्रदेश का कोई फायदा नहीं होगा, महाराष्ट्र का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में ये सर्विसेज कंज्यूम की जा रही हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आपको इंट्रास्टेट इंटरस्टेट समझ में आया? हाँ, अंत में सीजीएसटी एसजीएसटी ही करना है, पर इंट्रा में डायरेक्टली सीजीएसटी एसजीएसटी करते हैं, इंटर में आई आएगा ना, इंटीग्रेटेड इंटरस्टेट। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम देते हैं इसको, आईजीएसटी नामांकरण करते हैं, नेम देते हैं। फिर इसमें आधा पैसा सीजीएसटी, आधा पैसा एसजीएसटी, यही काम करते हैं। ऐसा करते हैं ताकि जब आप ये काम कर रहे होते हैं, तो जो आपकी मैंने एक वॉलेट बताई थी, एक वॉलेट नहीं बनेगी, हमेशा तीन वॉलेट बनेंगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीन वॉलेट बनेंगी। तो आपने 1680 रुपीज कहां से आपके पास आए, उसके हिसाब से आईजीएसटी में ऐड होगा, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी में ऐड होगा। डिपेंड्स अपॉन ये कहां पैसा ऐड करना है, यानी वॉलेट के अंदर तीन वॉलेट होंगी, और उसमें कहां ऐड करना है डिपेंड करता है कि इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट होगा तो यहां ऐड होगा पूरा 1680। अगर इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर है, तो 840 यहां ऐड होगा, 840 यहां ऐड होगा। सेम गोज फॉर दिस वॉलेट, सेम गोज फॉर दिस वॉलेट। क्या मतलब हुआ? इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि अगर इंटरस्टेट है तो जो आईजीएसटी में क्रेडिट आएगा उसको आप सभी टैक्सेस को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सीजीएसटी का क्रेडिट है तो आप सीजीएसटी और आईजीएसटी को ही कंपनसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर एसजीएसटी का क्रेडिट है तो आप एसजीएसटी या आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब वो जो पैसा है जो वॉलेट में आपकी ऐड हुआ, तो उस मेन वॉलेट के अंदर कौन सी तीन वॉलेट में कौन से अंदर ऐड हुआ? अगर आईजीएसटी में ऐड हुआ है तो आपको अगर इनपुट मिला और आपको कुछ टैक्स पे करना है, तो आपने किसी से पैसा लिया और आपके इनपुट पहले से पड़ा हुआ है, अब आपको पैसा पे करना है। आईजीएसटी की वॉलेट में पड़ा तो आप कोई भी पैसा पे कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला कोई भी पैसा पे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पैसा सीजीएसटी में एडेड है, उससे आप सीजीएसटी वाला पैसा पे करो या आईजीएसटी वाला पैसा पे करो, स्टेट वाला नहीं कर सकते। यानी इनपुट में जो वॉलेट्स होंगी, उस वॉलेट का यूज किस वॉलेट के कंपनसेशन में कर सकते हैं, बस यही बात है, ये लिखना है आपको। तो इंट्रा स्टेट होगा तो भाई देखो, सीजीएसटी यूनियन को जाएगा, एसजीएसटी स्टेट को जाएगा, और अगर यूटीजीएसटी तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, उसको हम बोलते हैं, अगर यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर है तो उसका यूटीजीएसटी बोलते हैं उसको। अगर विथ लेजिस्लेचर है तो उसको एज अ स्टेट ही काउंट करते हैं, समझ लीजिए आप इसको। तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर को हम यूटीजीएसटी देते हैं, जैसे एसजीएसटी देते हैं ऐसे इनको यूटीजीएसटी देते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है तो उसको हम एसजीएसटी देते हैं, ठीक है। तो जो यूटी होगा विदाउट लेजिस्लेचर उसको हम यूटीजीएसटी देंगे। तो अगर पैसा आपने सेंटर से, अगर आपने यूपी से अगर पैसा, यूपी से कोई गुड्स अगर किसी यूनियन टेरिटरी में भेजा और उसके पास कोई लेजिस्लेचर नहीं है, तो पैसा कैसे डिवाइड होगा? पैसा कैसे डिवाइड होगा? आईजीएसटी में जाएगा, फिर वो टूटेगा सीजीएसटी में और यूटीजीएसटी में। समझ गए आप? आई होप समझ गए। और अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी कैसे टूटेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, एस नहीं होगा तो यूटीजीएसटी होगा, बिल्कुल जो मैंने आपको भी समझाया। और क्रेडिट कहां यूज कर सकते हैं आपके सामने लिखा है, एक बार इसको लिखिए, कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो पूछिए। सर फिर इसमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट क्यों करेगी एमपी की गवर्नमेंट? अब ओमकार ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा
कि सर एमपी में हम बना रहे हैं, महाराष्ट्र में बिक रहा है, महाराष्ट्र को टैक्स मिल रहा है, एमपी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो महाराष्ट्र कुछ बना रहा होगा, एमपी के पास पहुंच रहा होगा। पहली चीज वो, हर स्टेट कुछ ना कुछ बनाता है, किसी स्टेट के पास पहुंचता है, वाइसा वर्सा होता रहता है। जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो बनाता है, जिसके पास जो कंज्यूम करने वाली चीजें होती हैं वहां पर वो कंज्यूम होती हैं। तो हर एक स्टेट के पास एक एक्सपर्टीज है, वो करेंगे। पर पर्टिकुलर स्टेट कोई चीज क्यों बूस्ट करेगा? क्योंकि जब इंटर स्टेट में आईजीएसटी में जो सीजीएसटी का पैसा आता है, सेंटर के पास पैसा जो आता है, वो सेंटर वाला पैसा स्टेट को देता है। कौन से स्टेट को? सोर्स स्टेट को। सोर्स स्टेट को। समझ गए? थोड़ा सा समझ में आया? ताकि उनको ये बुरा ना लगे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको भी पैसा मिलेगा। तो सेंटर के पास जो आईजीएसटी में सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, एसजीएसटी वाला किसके पास चला गया? डेस्टिनेशन वाले पास। सोर्स वाले को कुछ नहीं मिला, तो सीजीएसटी से सोर्स वाले को पैसा दिया जाएगा। बोलिए भाई, समझ आया या नहीं आया? और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर को कैसे काउंट करते हैं? स्टेट की तरह, एसजीएसटी। विदाउट लेजिस्लेचर होगा तो उसको यूटीजीएसटी का नाम देते हैं। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, बिल्कुल। गजब समझाया है सर, थैंक यू भाई, अप्रिशिएट इट। अगर आपको समझ में आया है और मजा आया आपको, तो मजा आ गया मुझे भी भाई। अगर आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं मानता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, और आपको समझ में आ गया तो मजा आ गया मुझे भी। आपको मजा आया तो दुगना मजा मुझे आया। ये क्लियर है? अब तक नहीं आया तो समझ में कभी भी? चलो, कभी नहीं से अच्छा है आज। आज समझ में आपको आ गया, बढ़िया बढ़िया, नाइस। सर दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग, पंजाब होलसेल, महाराष्ट्र रिटेल, कंज्यूमर, एमपी कंज्यूमर। तो एमपी वाला जो पैसा पे करेगा वो एमपी स्टेट को ही मिलेगा, एमपी वाले को ही मिलेगा। एमपी वाला पैसा पे करेगा तो डेस्टिनेशन टैक्स किसके पास जाएगा? एमपी गवर्नमेंट के पास जाएगा। पैसा पे कौन कौन करेंगे? होलसेल वाले, रिटेल वाले और मैन्युफैक्चर। वो अपना पैसा निकाल निकाल के जीएसटी जो भी उनको मिला होगा वो पैसा किसको देंगे? एमपी गवर्नमेंट को। नो नीड टू मेमोराइज, बिल्कुल। When portion of center of IGST will be given to center, then what will center have from interstate sales of goods and services? सेंटर के पास क्या होगा? सेंटर के पास क्या होगा? सेंटर एक पार्ट देता है स्टेट को, और सेंटर के पास जो कॉर्पोरेशन टैक्स का पैसा है, इनकम टैक्स का पैसा है, जीएसटी का भी पैसा मिलता है उसको। सेंटर के पास तो पैसा है ही है। अंडरस्टूड? चलिए बढ़िया, तो हमको ये सारी चीजें समझ में आई है। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आती है कि आप जब 0% टैक्स लगा रहे हो जीएसटी, तो 0% का मतलब नहीं लगा रहे हो। तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक चीज समझ लो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज एंड जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मतलब 0% वाला, 0% गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों में क्या अंतर है भाई? 0% लेना था तो आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देते ना। ये दोनों सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। जब जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया मतलब उस पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन अगर 0% टैक्स है तो फिर 0 रुपया देना पड़ेगा। सर 0 रुपया देना पड़ेगा, क्या सेंस बनाते हैं? मतलब डॉक्यूमेंट्स में, रिपोर्ट में लिखा जाएगा 0 रुपए। एग्जेम्प्ट किया है तो लिखने की जरूरत नहीं, लिखना ही नहीं पड़ेगा। एग्जेम्प्ट किया तो उस पे 0 रुपए शो करना पड़ेगा अकाउंट्स में। तो जीरो रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एक अकाउंट होगा, बुक ऑफ अकाउंट होगा, जहां पे लिखा होगा आपने 0 रुपए पे किया है। पर अगर एग्जेम्प्टेड है मतलब आपको पे करना ही नहीं है, आपको 0 रुपए भी पे नहीं करना है। सर 0 रुपए पे नहीं करना, पे नहीं करना क्या? एग्जेम्प्टेड मतलब उसमें जीएसटी लिखा ही नहीं जाएगा, बिल में जीएसटी लिखा ही नहीं होगा, बिल में जीएसटी लिखा ही नहीं होगा। एग्जेम्प्टेड है ना, लेकिन जीरो रेटेड में लिखा होगा 0% जीएसटी इक्वल टू 0 रुपए। समझ गए? ये दोनों डिफरेंट हैं।
जीएसटी एग्जेम्प्टेड अलग होता है, जीरो रेटेड अलग होता है। तो सर यहां पर जो 0% की स्लैब थी, मतलब कुछ पर 0% टैक्स लगेगा तो दिखाना पड़ेगा 0 रुपए लगा है। पक्का? यस सर। क्या बात है, मैं ये सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल कर लो, 2016 में जीएसटी आया था और 2026 में 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 2026 में 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। एंड साथ में करंट अफेयर में जीएसटी का रिफॉर्म है 2.0। जैसे जीएसटी जब आया, यूपीएससी ने सवाल पूछा, 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, जीएसटी 2.0 का करंट अफेयर में रेफरेंस है, 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, जीएसटी से एक सवाल बन सकता है, आप गलतियां मत कीजिएगा। चलिए 2017 का ये सवाल करिए, 2017 का ये सवाल करिए। एग्जेम्प्टेड मतलब यस बिल्कुल, अल्कोहल, पेट्रोल, इनको एग्जेम्प्ट किया है, जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, पर बाकी लोग 0% वाले दायरे में हैं, पर 0% देना है। What is most likely advantage of implementing GST? It will replace, आप कर लो इसको, आंसर आ ही जाएगा आपका। Multiple taxes collected by multiple authorities will thus create a single market for India. बिल्कुल। One nation, one tax, GST. Drastically reduce current account deficit? No. Enormously increase the growth and the size of the economy or overtake China in the near future? सपने हैं हमारे। आंसर क्या है? वन ओनली। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। चाइना को ओवरकम कर रहे हैं जीएसटी लाकर, क्या बात है, मतलब कल के दिन चाइना भी कहेगा हम भी जीएसटी ला रहे हैं, हम इंडिया को ओवरकम करेंगे। यस, जीरो रेटेड इज टू मॉनिटर द टैक्स, बिल्कुल आप कह सकते हैं। जीएसटी 2.0 की रिफॉर्म्स एंड रिकमेंडेशन, नया टैक्स स्ट्रक्चर आएगा जिसमें हम 5 और 18% रखेंगे, 12, 8, 28% हटा देंगे, तो अब होगा 0%, 5%, 18%। क्या हटा दिया हमने? 12% वाला हटा दिया और 28% वाला स्लैब हटा दिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये दोनों पार्ट हटा दिए। तो 12% और 28% वाले को हटा दिया और हमने 2 स्लैब सिस्टम रखेंगे 2.0 जीएसटी में। नया रेट का स्ट्रक्चर आया है भाई कि हम 5% एंड 18% वाला रखेंगे, 12%, 28% वाला रिमूव कर देंगे। दूसरी चीज, 40% स्पेशल डीमेरिट रेट, ऐसे गुड्स जो डीमेरिट गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, अल्कोहल, टोबैको, बिल्कुल सिन गुड्स हैं, ये सेलेक्टेड लग्जरीज, मर्सिडीज, ऑडी, लग्जरीज, ऐसे पर हम 40% स्पेशल टैक्स लगाएंगे। मतलब आपने 28 हटाया, 12 हटाया, आपने ये रखा 3, जिसमें 0 तो 0 ही है, यानी 2 स्लैब सिस्टम रखा, 40% स्पेशल लगा रहे हैं, लेकिन सेलेक्टेड आइटम्स पर लगाएंगे, सिन गुड्स एंड सेलेक्टेड आइटम्स पर। लिखना है लिख लीजिए, बिल्कुल। विजन आईएएस की जो कंपाइलेशन आता है उसमें भी दिया है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। रिप्लेसिंग द कंपनसेशन सेस लेवाई, ये कंपनसेशन सेस लेवाई क्या है भाई? जब जीएसटी को सब स्टेट से कहा जा रहा था कि आप अपना सब कुछ टैक्स वैक्स हटाओ, सेल्स टैक्स वैक्स हटाओ और जीएसटी लगाएंगे, आपको पैसा देंगे, जीएसटी से पैसा आएगा, तो स्टेट राजी नहीं हो रहे थे। और हमारे यहाँ भाई जाहिर सी बात है, यूनियन स्टेट डिवीजन ऑफ पावर है और यूनियन को अपनी बात मनवाना पड़ेगा स्टेट से, क्योंकि स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। अगर स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए तो स्टेट से अपनी बात मनवाना पड़ेगा, और स्टेट अगर बात नहीं मानेगा तो स्टेट को कुछ लालच देना पड़ेगा। तो स्टेट को बोला गया कि मान लीजिए आपके पास 2016 से ये आया, तो 2017 से लेकर 22 तक, ये 5 सालों में अगर आपका जो पहला पुराना फॉलो करते थे, लेट से उससे इतना रुपए आता था, 100 रुपए आता था, और आप जो नया फॉलो करेंगे उससे लेट से आपके पास कम रुपए आया, 76 रुपीज आया, तो जो ये 24 रुपीज का गैप आएगा, गवर्नमेंट कह रही, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, हम स्टेट गवर्नमेंट आपका ये पैसा कंपनसेट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन टू स्टेट्स। मतलब नया कुछ लाने के लिए, अगर नया कुछ आने की वजह से आपका रेवेन्यू कम हो गया 5 साल में, अगले 5 सालों में हर एक साल आपका जितना रेवेन्यू कम रहेगा नया सिस्टम लागू होने की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको उतना पैसा कंपनसेट करेगी, कंपनसेशन टू स्टेट्स। और इतना कंपनसेट करने के लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से लाएगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेस लगाएगी। सेस किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाते हैं, एक सेस लगाएगी जिसका नाम होगा कंपनसेशन सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट
एक सेस लगाती थी सभी के ऊपर, कंपनसेशन सेस, उससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो स्टेट को कंपनसेट करने के लिए, जीएसटी के कंपनसेशन के लिए देती थी। इन सबको रिप्लेस करके एक 40% का हमने डीमेरिट रेट, स्पेशल डीमेरिट रेट लगा दिया है, किस पर? सिनगुड पर और सिलेक्टेड लग्जरीज पर। तो अगर हम देखें अब एवरेज रेट हमारा कहां पर आ गया है, पहले एवरेज हमारा 12% था बाकी स्लैब्स के हिसाब से, देखे तो 12% एवरेज आ रहा था, अब एवरेज 5% के क्लोज आ जाएगा। कुछ और रिलीफ दिए गए हैं, एफएमसीजी इसेंशियल आइटम्स में 18% से 5% कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल, सोप बार, शैम्पू, टूथपेस्ट में कम कर दिया जीएसटी। हेल्थ 18% से एग्जेम्प्ट कर देंगे या तो 5% लेंगे हेल्थ में, तो जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन ऑल इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कोई भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई भी अब जीएसटी नहीं लगता, इसलिए आपके पास ऐड आता होगा कि अब तो इंश्योरेंस में कोई भी जीएसटी नहीं लगता, अब तो ले लो। तो वो यही इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन ऑल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज and their reinsurance. Additionally, 36 specific life saving drugs move to nil rate, मतलब उनको जीरो इसमें टैक्स पे करना है, और बाकी मेडिसिन पर 12% से हमने कम करके 5% जीएसटी कर दिया। 28% से 18% कर दिया कई चीजों पर, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर पर, डिश वॉशिंग मशीन पर, ऑल टीवी सेट्स पर हमने क्या कर दिया, 28% पहले जीएसटी लगता था, अब 18% कर दिया। सीमेंट में भी 28% से 18% कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन को भी हमने 28% से 18% कर दिया। टैक्स रेट कम क्यों कर रहे हैं जीएसटी में? लोग ज्यादा ऑब्लाइज करें, ज्यादा लोग पे करें, ज्यादा लोग जीएसटी के अंडर परव्यू में आए, ज्यादा लोग बिजनेस कर सकें, चीजें कर सकें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बेस बढ़ाने से फायदा होगा। तो फॉर एग्जांपल स्मॉल कार्स, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी अप टू 1200 सीसी, डीजल अप टू 1500 सीसी, बोथ अंडर 4000 mm लेंथ, मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी, इसमें हमने उनका क्या किया, 28% से 18% कर दिया। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक एपेलेट ट्राइब्यूनल है, जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी 80 समझते ही हो, एपेलेट ट्राइब्यूनल इतने दिन हो गए, ये ऑपरेशनल होगा अपील्स बिफोर द एंड ऑफ द सितंबर 2025 एंड फॉर्मली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। यस, रजिस्ट्रेशन में ईज होगी। A simplified optional GST registration scheme is recommended for small and low risk businesses, guaranteeing automated registration. एक simplified registration for small suppliers using e-commerce operators has also been approved in the principle. Export का benefit मिलेगा आपको. Recommended that the supply of place of supply for intermediary service will be determined as per the location of the recipient of the such services. Earlier it was called as place of supply. उसकी वजह से एक्सपोर्ट बेनिफिट में क्लेम करने के लिए आसानी हो जाएगी. इंटरमीडिएटरी सर्विस इन्वॉल्व्स फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू पार्टीज, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी सर्विसेज. तो कुछ रिफॉर्म हुए हैं, इन रिफॉर्म से सवाल आना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस वो ऐसी चीजें पूछ ले कि किन पर कितना जीएसटी हुआ है. अदरवाइज मेन सवाल तो मेन जीएसटी पर आएगा. तो मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया, लिखना है तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है. यस, लाफर कर्व की तरह ही आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि टैक्स रेट कम करने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा. तो ये मैंने आपको लिखवा तो दिया, आप लिख सकते हैं, पढ़ा तो दिया, समझा दिया. इसमें रीड करके समझाने जैसा कुछ नहीं था. अब भाई इसमें कोई पढ़ाने जैसा नहीं, 18% से 5% के इंडियन आइटम पे मैं क्या पढ़ाऊं उस पे इसमें कुछ पढ़ा नहीं सकता. जो समझाने वाली चीज थी जीएसटी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर मैंने पूरी जान लगा दी. अब डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए अपने ट्राइब्यूनल बना रहे हैं तो अच्छी बात है ना. अपील जितनी भी होंगी जीएसटी के लिए आप एक जगह जा सकते हैं बस. रजिस्ट्रेशन में ईज हो जाएगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा. एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा तो एक्सपोर्ट लोग ज्यादा करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा. मतलब ये आप कनेक्ट करके कहीं और लिख सकते हैं मेंस में. ये पॉइंट्स कनेक्ट करके आप इन पे अच्छा मेंस का आंसर लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट बेनिफिट देने से जीएसटी की वजह से एक्सपोर्ट में क्या फायदा होगा. एक्सपोर्ट क्लेम्स जितनी जल्दी मिलेंगे एक्सपोर्टर्स उतना खुश होंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो करंट अकाउंट का डेफिसिट कम होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा इंप्रूव होगा. जूम करते हैं कुछ पॉइंट्स. लो भाई जूम कर देते. तो आप इनको लिख लो. आज की क्लास इतनी ही, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज दिस क्लास इज डन. आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद. थैंक यू एवरीवन.
कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं बैठा हूँ।